हेलो गाइस, आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 5 एंड लास्ट पार्ट है। पार्ट 1 में हम लोग ने बेसिक्स पढ़ा था। पार्ट 2 में हम लोग ने मोल कंसेप्ट का इतना डिटेल में पढ़ा एंड बहुत सारा क्वेश्चंस किया था। पार्ट 3 में हम लोग ने जो छोटे छोटे टॉपिक्स है लाइक परसेंटेज कंपोजिशन, फिर ये एम्पिरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास, वेपर डेंसिटी, वो सब हम लोग ने कवर किया। पार्ट 4 हम लोग ने फुल स्टैकोमेट्री को कवर किया। उसमें हम लोग ने सब टाइप का क्वेश्चंस देखा लाइक लिमिटिंग रिएजेंट वाला, परसेंट यील्ड वाला। सो अभी हम लोग लास्ट पार्ट में है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बिलीव मी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज इसका क्वेश्चन आपको सोल्यूशन चैप्टर है उसमें आएगा। आपको मोल्स निकालने को तो किधर भी आ सकता है, बहुत बेसिक है, तो हम लोग मोल्स इससे भी निकाल सकते हैं विद वेरियस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सो अभी हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं ऑन द टॉपिक विदाउट एनी डिले। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होता है? द मेजर ऑफ हाउ मच ऑफ अ गिवन सब्सटेंस देयर इज मिक्स्ड विद अनदर सब्सटेंस। मतलब एक सब्सटेंस है या दो सब्सटेंस है, वो दूसरे सब्सटेंस के साथ कितना मिक्स किया है, उसका मेजर को कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। अभी एक सॉल्यूशन है, हम लोग सॉल्यूशन का ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ते जो पढ़ते। सॉल्यूशन क्या होता है? अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन वन कंपोनेंट्स। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी हम लोग उसका ही पढ़ते जो मोर देन वन कंपोनेंट से बना है, जो कि सॉल्यूशन का हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ते। सो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशंस भी अभी बहुत टाइप का आता है। अगर दो ही कंपोनेंट होमोजीनियसली मिक्स है, होमोजीनियसली मिक्स मतलब यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज है, ओके मतलब वो पूरा मिक्स हो जाता है, हम लोग को दिखता नहीं है कि ये पार्ट ये है, ये पार्ट ये है, लाइक शुगर वाटर, सॉल्ट वाटर। बट सैंड और वाटर हम लोग को अलग अलग सैंड एंड वाटर दिखेगा, वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, जो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में अच्छे से पूरा क्लियर किया था। अभी अगर दो कंपोनेंट से बना होगा ना वो सोल्यूशन, तो उसको बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन। 3 कंपोनेंट से रहेगा तो उसको टेरनरी सोल्यूशन, एंड 4 कंपोनेंट से होगा तो क्वाटरनरी सोल्यूशन। हम लोग को जो नीट के लिए है सिर्फ ये है, ये हम लोग को है ही नहीं। सो हम लोग को इनके बारे में पढ़ना ही नहीं, हम लोग को जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ना है वो सब बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है। सो बाइनरी सॉल्यूशन क्या दो कंपोनेंट से बनता है वो देखते हैं। फर्स्ट इज सॉल्वेंट एंड सेकंड इज सोल्यूट। सॉल्वेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी एंड सोल्यूट जो होता है जो सबसे छोटे क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो अभी डिसाइड कैसे करने का कि इसमें सॉल्वेंट कौन है और सोल्यूट कौन है? तो पहले मास चेक करने का। अगर मास ज्यादा है ना, जो भी एक कंपोनेंट का मास इज ज्यादा देन अदर कंपोनेंट, तो जिसका मास ज्यादा है ना वो अपने आप सॉल्वेंट बन जाएगा, एंड जिसका मास कम है ना वो सॉल्यूट बन जाएगा। एंड अगर दोनों का मास सेम दे के रखा है देन यू हैव टू डिसाइड कि क्या है, तो देन आप मोल्स चेक करोगे। फर्स्ट इज मास देन मोल्स। मोल्स चेक करोगे, जिसका मोल्स ज्यादा आएगा वो सॉल्वेंट बन जाएगा, एंड जिसका मोल्स कम आएगा वो सॉल्यूट बन जाएगा। ओके तो बाइनरी सॉल्यूशन दो उससे बनता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट कैसे? जो लार्ज क्वांटिटी में रहेगा, एंड जो दूसरा वो लेस क्वांटिटी में। अभी पहचानना है तो कैसे? फर्स्ट मास एंड देन नंबर ऑफ मोल्स। तो अभी हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। इधर 90 ग्राम ऑफ H2O है एंड 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट है। तो अभी हम लोग फर्स्ट मास से चेक करेंगे कौन सा सॉल्वेंट बनना चाहिए। मास किसका ज्यादा है? ऑफकोर्स H2O का। तो सॉल्वेंट कौन है? H2O। तो अपॉप सॉल्यूट सॉल्ट बन जाएगा, राइट? वैसे अभी इधर देखना, सॉरी, 90 ग्राम ऑफ H2O एंड 90 ग्राम ऑफ शुगर। तो अभी इसमें तो दोनों का मास सेम है, तो क्या करने का? मोल्स से चेक करते। तो पहले हम लोग H2O का मोल्स देखते। 90/18 तो आ जाएगा 5 मोल्स, करेक्ट। अभी शुगर का क्या होता है? C6 72 12 एंड O6 कितना होता है? 16 6 96, तो 10 180, राइट? तो 90/180 तो आ जाएगा 0.5 मोल्स। तो किसका मोल्स ज्यादा है? ऑफकोर्स इसका मोल्स ज्यादा है। तो सॉल्यूट कौन बन गया? सॉल्वेंट कौन बन गया? H2O। एंड सॉल्यूट कौन बन गया? शुगर। समझा ना कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट कैसे ढूंढना है? ओके अभी ये क्वेश्चन में तो आपको क्लियरली दिखता भी है कि सॉल्यूट शुगर ही रहेगा। बट अगर कोई क्वेश्चन में आपको दो देके रखा है, जैसे सब्सटेंस देके रखा है, आपको बताया नहीं कि क्या सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, तो आपको तब भी ये चीज यूज होगा। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर वाटर इज सॉल्वेंट ना, देन सॉल्यूशन को एक्वेस सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसा बोल देंगे कि ये सॉल्ट इज इन एक्वेस सॉल्यूशन। मतलब आपको समझ लेना है कि सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। सो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली एक्वेस सॉल्यूशन करके दे सकते हैं। सो आपको भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एंड ये एक पॉइंट है, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो वाटर ले सकते हो एज अ सॉल्वेंट, ओके ये याद रखना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इन जनरल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। मतलब क्या, जो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं ना वो मोस्टली सॉल्यूट के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं।
सॉल्वेंट तो लार्ज क्वांटिटी में हम लोग जब भी है ना, अगर 10 लोग खराब है और 2 लोग बहुत अच्छे हैं उसमें से, तो हम लोग वो 2 लोग को जज करते हैं ना कि वो 2 लोग बहुत अच्छे, वो क्यों उन लोग के साथ है। सो वैसे जो कम में रहेगा ना उसको ज़्यादा हम लोग जज करेंगे, उसके ऊपर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। जो यहाँ पे कम में कौन है, सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के ऊपर हम कैलकुलेशंस करेंगे एंड सॉल्यूट के ऊपर हम लोग आगे का जो भी रहेगा वो करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म, फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है, मास परसेंट। मास परसेंट कैसे, पहले हम लोग लिख दिया, हम लोग परसेंटेज निकालते वैसे ही, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, इधर हम लोग ने लिख के रखा है मास ऑफ सॉल्वेंट V1 W1 है एंड मास ऑफ सॉल्यूट W2 है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा ऑफ कोर्स। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, W2 बाय टोटल मास कितना है। जैसे हम लोग ने मास परसेंटेज निकाला था, जो कितने क्वेश्चंस किए थे उसमें भी ऐसे ही किया था हम लोग ने, जो परसेंट दिया है इज इक्वल टू जिसका परसेंट है उसका ऊपर एटॉमिक मास एंड देन ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास इनटू 100। इधर भी वही है बट इधर मास दिया हुआ रहेगा। ओके, अभी ये देखो 20% वेट बाय वेट, हाँ मास परसेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं वेट बाय वेट, जैसे इधर देखना ये वेट है बाय वेट, इसलिए हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं W बाय W। CaCl2 एक्वस सोल्यूशन 20 ग्राम ऑफ Ca, मतलब ऐसा हम लोग को ना क्वेश्चन में मास परसेंट ढूंढने को नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन में ये टर्म्स यूज होगा, जैसे ऐसे 20% W बाय W। तो आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है, तो ऐसा दिया रहेगा तो इसका मतलब है 20 ग्राम ऑफ CaCl2 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ओके, ये समझा। क्वेश्चन आपको ये ढूंढने के लिए नहीं रहेगा, आपको ये दिया रहेगा एंड आपको ये डिकोड करना है उससे। अभी आप इसमें बताओ W1 और W2 क्या रहेगा। W1 क्या है, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का कितना ग्राम रहेगा, ये 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट का ग्राम कितना रहेगा 80 ग्राम, सॉल्यूट का 20 ग्राम, ये 20। इधर डायरेक्ट सॉल्वेंट का 100 मत लिख लेना, बिकॉज ओवरऑल सॉल्यूशन का 100 ग्राम है, सॉल्यूट का ग्राम इज 20 ग्राम, तो हम लोग उससे हम लोग सॉल्वेंट का ग्राम निकाल सकते हैं 100 टोटल माइनस W2, तो हम लोग को W1 मिल जाएगा। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी वॉल्यूम परसेंट सेम ही है, जैसे मास परसेंट था ना W बाय W, इधर V बाय V। V2 हम लोग ने लिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड V1 लिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अगर परसेंट ऑफ सॉल्यूट के टर्म्स में देखा ना तो V2 बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100, बट परसेंट ऑफ वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट से देखा तो V1 बाय टोटल इंटू 100। ओके, ये भी आपको ढूंढने के लिए नहीं देंगे, आपको सिर्फ हम ये ऐसा देंगे लाइक 30% V बाय V, एंड आपको क्लिक होना चाहिए 30% V बाय V का मतलब क्या है। 30% V बाय V ऑफ NaCl देके रखेंगे, तो इसका मतलब है 30 ml of NaCl is present in 100 ml solution। समझा इसका मतलब क्या है, आपको ऐसे देंगे, आपको ये समझना चाहिए इसका मतलब ये है, ना कि आपको इस पे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं देने वाले, इतना लेवल नहीं है नीट का कि इतना इजी क्वेश्चंस दे दे, सबको कंफ्यूज करने के लिए देते। एंड मैंने देखा है कि बहुत जन V बाय V W बाय W है वो डर जाते कि अभी कैसे कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये कुछ नहीं है, वो टर्म्स है वो आपको पता होना चाहिए, सो दैट आपको क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अभी हम लोग को मिला 30 ml ऑफ NaCl एंड 100 ml ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूट का कितना वॉल्यूम है 30, सॉल्वेंट का 100 माइनस 30 70 आ गया। सो वी आर डन, सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी हो गया। नाउ थर्ड इज मास बाय वॉल्यूम W बाय V। तो क्वेश्चन में अभी ऐसा अभी W बाय V ऑफ सोल्यूट देखेंगे तो मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ पूरा सोल्यूशन इंटू 100, ये टर्म्स के हिसाब से ही जाओ। अभी W बाय V देखे रखा है तो ऊपर वेट रहेगा, मास रहेगा, नीचे वॉल्यूम रहेगा। अभी सोल्यूट का पूछा है तो सोल्यूट बाय सोल्यूशन, सॉल्वेंट का पूछा रहेगा तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अभी 40% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ CaCl2 देके रखा है, तो आप अभी कैसे करोगे, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, फर्स्ट इज ग्राम, सेकेंड इज ml, तो 40 ग्राम ऑफ CaCl2 इज प्रेजेंट इन, परसेंट का मतलब 100 है, ये सबको पता है ना, 40 बाय 100 लिख दिया, उसको 40% बोलते हैं, इन 100 ग्राम ऑफ एक्वस सोल्यूशन, 100 ग्राम नहीं सॉरी 100 ml, क्योंकि इधर वॉल्यूम है, वेट बाय वॉल्यूम का हम लोग ने ये निकाला है, परसेंट निकाला है। सो मेरे को लगता है सबको क्लियर रहेगा कि ये टर्म्स दे के रहेगा क्वेश्चन में, यू नीड टू आगे का सॉल्व करना है। बड़े फॉर्मूलाज में आपको डायरेक्टली ऐसे दे के रखेंगे 40 वेट बाय वॉल्यूम परसेंट।
तो अभी हम लोग इससे ये भी देख सकते हैं, जैसे इससे हम लोग मोलैरिटी भी ढूंढ सकते हैं। कैसे कि अभी मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं वेट बाय मोलार मास मतलब मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, डिवाइड बाय वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम भी अगर ml में रहेगा तो हम लोग इंटू 1000 करते हैं ऊपर। तो इसमें अगर वेट दिया है तो हम लोग इसको मोलार मास नीचे लिख के 1000 से मल्टीप्लाई करके हम लोग मोलैरिटी भी ला सकते हैं। सो इसके लिए हम लोग को ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये टर्म को क्या डिकोड कैसे करते हैं। अभी हम आगे बढ़ते 4। अब ये वॉल्यूम बाय मास, वैसे ही जैसे मास बाय वॉल्यूम पढ़ा वैसे ही वॉल्यूम बाय मास पढ़ना है। तो वॉल्यूम बाय मास ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वेट। इसमें भी वैसे ही सॉल्वेंट का वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल वेट इंटू 100। तो अभी फिर से इसको कैसे लिखेंगे, 40 ml ऑफ CaCl2 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। आपको ये लिखना आ गया तो आगे का क्वेश्चन खुद ब खुद होता जाएगा। बट आप सब लोग मैंने देखा है कि इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड देन आगे का क्वेश्चन उनको फॉर्मूला सब पता होगा फिर भी नहीं होगा। तो आपको इसका ना फॉर्मूला से ज्यादा आपको ये क्या टर्म कैसे डिनोट करना है, कैसे लिखना है वो आना चाहिए। ओके। 5th मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन क्या है, अगर इधर W1 इज सॉल्वेंट एंड W2 इज सॉल्यूट एंड फ्रैक्शन क्या रहता है, जो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा कभी भी। फ्रैक्शन कभी इससे बड़ा नहीं होगा। फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 0 to 1। जैसे आप कोई भी फ्रैक्शन ले लो वो हमेशा 0 to 1 के बीच में ही आएगा। और हम लोग हमेशा दो फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो हमेशा 1 ही आता है। जैसे 2/5 एंड 3/5 करना 1 ही आएगा। मतलब उनके फ्रैक्शंस अगर वैसे अगर 5 के उसमें लिया तो 2/5 एक फ्रैक्शन बनता है प्लस 3/5 बनता है, तो उन दोनों को ऐड किया तो 1 आएगा। तो वैसे फ्रैक्शंस जब ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। अगर हम लोग अभी इधर बात करें जैसे मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो हम लोग मास फ्रैक्शन, इसमें जस्ट परसेंट नहीं लगाना, इसमें परसेंटेज नहीं है बट फ्रैक्शन पूछा है तो वही होगा। ऊपर हम लोग ने परसेंटेज के टर्म्स में लिखा, इधर डायरेक्टली वही लिखना है जो टर्म्स है। इसमें इंटू 100 करना ही नहीं है तो उसको फ्रैक्शन हो जाएगा वो। तो सोल्यूट बाय टोटल, इधर भी सोल्यूट बाय टोटल। ओके। मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट W1 बाय टोटल, W1 बाय टोटल, वही लिखा है। एंड जब हम लोग है ना फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन है एक ही टर्म्स का, तो उसको जब ऐड करेंगे ना, मास फ्रैक्शन जब सोल्यूट एंड सोल्वेंट का ऐड करेंगे तो 1 आएगा। कैसे, मैं अभी आपको दिखा सकती हूँ। जैसे W2 बाय W1 बाय W2 प्लस W1 बाय W1 बाय W2। जब ऐड करते हैं फ्रैक्शन तो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहता है, ऊपर का ऐड हो जाएगा तो W2 बाय प्लस W1, या वही हुआ ना, दोनों कट होके 1 आ जाएगा। तो समझा ना ये कैसे आया। आई होप ये क्लियर है। ये मैथ्स हम लोग ने 10th से पहले ही पढ़ के रखा है, 9th में ही पढ़ के रखा होता है कि फ्रैक्शंस क्या होता है। फ्रैक्शन को जब मतलब सेम उसका फ्रैक्शंस रहेगा, जैसे अभी ये है, उनको ऐड किया तो 1 आ जाएगा। एंड देन हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि वेट टोटल दोनों का कट हो जाएगा। सो डायरेक्टली ये एक बन सकता है। सो आपको डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे कि आपको रेशो दिया रहेगा, बोला रहेगा मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का ये 3:5 रेशो है। देन आप बताओ कि वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है। ऑफकोर्स 3:5 ही आएगा ना। आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे ढूंढना है। ओके। अभी हम बात करेंगे वॉल्यूम फ्रैक्शन। सेम है जैसे मास फ्रैक्शन पढ़ा था वही है वॉल्यूम फ्रैक्शन। इसमें सिर्फ ml या लीटर उसके टर्म्स में रहेगा, दूसरा कुछ डिफरेंट नहीं है। आई होप मास फ्रैक्शन बहुत समझा है, अच्छे से समझा है कि मास फ्रैक्शन एक्चुअली में है क्या। ओके। जो हम लोग परसेंट यूज करते थे इंटू 100, वो मास परसेंट 100 निकाल दो तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा। एंड देन सब चीजें सेम ही है। ओके। देन ये समझो, सोल्यूट का V2 है, सॉल्वेंट का V1 है। वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट V2 बाय V टोटल, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट V1 बाय V टोटल। फिर से वही वॉल्यूम फ्रैक्शन जब हम लोग ये दोनों ऐड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। जैसे ऊपर प्रूव किया वही वैसे इधर है। इसमें भी आपको वॉल्यूम फ्रैक्शन सोल्यूट का बाय वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट देंगे। तो अगर आपको ये डायरेक्टली टर्म्स याद नहीं आ रहा है तो आपको ये तो पता है ना वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, V1 बाय V टोटल। तो ऐसे लिख लो V1 बाय V टोटल। देन बोला है कि वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो लिख लो V2, सॉल्यूट का 2 है एंड सॉल्वेंट का 1 है, सॉरी, V टोटल। देन आप इसको अरेंज करो तो ये दो कट हो जाएगा तो डायरेक्टली V2 बाय V1 आ जाएगा, जो कि वॉल्यूम सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है। तो आपको अच्छे से याद नहीं रहना, तो ये तो याद अच्छे से रखो ये चीजें। ओके। अभी हम आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आज तक मास फ्रैक्शन या वॉल्यूम फ्रैक्शन पे नहीं आए, मोल फ्रैक्शन पे आए। तो जैसे हम लोग ने मास फ्रैक्शन निकाला
उसके हम लोग मोलर मास सबका डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मोल्स मिल जाएगा, करेक्ट। तो आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है, N2 बाय N1 प्लस N2, मोल टोटल जितना भी है। इन सॉल्वेंट का क्या आ जाएगा, N2 बाय N1 प्लस N2। तो सॉल्यूट को हम लोग X2 से डिवाइड डिनोट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को X1 से। तो जैसे हम लोग ने ऊपर मास फ्रैक्शन में देखा कि X1 प्लस X2 किया तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, करेक्ट। तो 1, एंड ऊपर हम लोग ने वैसे ही लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये भी वैसे ही लिख के रखा है। ये तीनों सेम है, बस आपको समझना चाहिए कि क्या है इस चीज में, कि मास फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन क्या है। जब दो सेम उसका फ्रैक्शन को, अभी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। एंड हम लोग उसको रेशो के टर्म्स में भी लिख सकते हैं कि मास फ्रैक्शन सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वैसे ही मोल फ्रैक्शन में, वैसे ही वॉल्यूम फ्रैक्शन में। तो ये तीनों चीजें सेम है, बट मोल फ्रैक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं क्योंकि थोड़ा टफ है निकालना मोल्स सबका। डायरेक्टली मास दिया रहेगा, उसको हम लोग डिवाइड बाय उनके मोलर मास कर देंगे तो मोल्स आ जाएगा, देन हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। सो एंड मोल फ्रैक्शन को हम लोग प्रोनाउंस कैसे करते हैं, काय। ये जो x है ना, जो हम लोग ने ऐसे डिनोट किया है X2, उसको काय बोलते हैं, ओके। ये आपको आ सकता है थियोरी क्वेश्चंस में पूछ लिया तो पूछ भी ले, कुछ पता नहीं है। वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन का 0 to 1 में ही रहेगा। सो आई थिंक ये क्लियर है। अभी हम लोगों ने इतना जो पढ़ा है ना, कितना हम लोग ने 7 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ भी लिया इतने ही टाइम में, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे, वो उन पे क्वेश्चंस नहीं आता, वो क्वेश्चंस में यूज होते हैं बड़ा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आपको ये चीज क्लियर रखना है, ओके, दिमाग में। सो अभी हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज टू 864 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो इधर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं सॉल्यूट कौन सा है, ग्लूकोज है, मास में वो कम है वाटर से, तो सॉल्यूट क्या हो गया, ग्लूकोज। तो अभी हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कैसे निकालते हैं, सॉल्यूट निकालते वैसे ही ग्लूकोज का निकालना है। तो N1 बाय N1 प्लस N2, ये काय 1 दे देते, इसको हम लोग डिनोट कर देते। अभी हम लोग को सबका है ना मास दे के रखा है, तो हम लोग ने अभी ऊपर मैंने बताया कि मास दे के रखा रहेगा तो उनके मोलार मास से ये करना है, एंड देन हम लोग को मोल्स मिल जाएगा। तो हम लोग मोल्स निकालते हैं। चलो, किसका है, हम लोग को ग्लूकोज निकालना है। ग्लूकोज का मास 360 डिवाइड बाय ये कितना है, मोलार मास 180 डिवाइड बाय N1 फिर से कितना है, 360 बाय 180 प्लस 864 बाय 18, राइट। तो ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 864 डिवाइड बाई 18 कितना होता है। मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, बट आप मत करना बिकॉज मेरा नीट हो चुका है। 48। तो अभी कैसे लिखेंगे, 2/50। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 1/25। तो आ जाएगा 0.04 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, करेक्ट ना। 200 × 100, हाँ 0.04 आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। क्या आ गया, 0.04। समझा ना, कितना इजी क्वेश्चन है। बट हम लोग है ना कैलकुलेशन में या ये सब छोटी छोटी चीजों में समझने में मिस्टेक कर देते हैं, इतना इजी क्वेश्चन सब लोग छोड़ देते हैं। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझाओ कैसे करना है। मास दिया है, उससे मोलार मास यूज करके मोल्स निकालना है, एंड देन मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज इधर है ना, अच्छे से पढ़ लेना, ग्लूकोज बोला है, वाटर बोला है, वरना हम लोग गाय में जो सोल्यूट रहता है ना उसका ही मोल फ्रैक्शन निकाल देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा सॉल्वेंट का रहेगा। सो प्लीज क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट मेड by combining 25 ml of ethanol with enough water to produce 200 ml of the solution. ओके, तो हम लोग को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ढूंढना है, किसका, ऑफकोर्स इथेनॉल का। तो पहले वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना दे के रखा है, 25 ml इंटू 100 ऑफकोर्स परसेंट है, एंड टोटल क्या है, विथ इनफ वाटर टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग को इधर वाटर का ml नहीं देके रखा है, हम लोग को डायरेक्ट सॉल्यूशन का ml देके रखा है। अगर क्वेश्चन में अभी इधर रहता कि वाटर 200 ml है तो हम लोग को है ना वी टोटल 200 + 25 लेना पड़ता, बट इधर डायरेक्टली क्या देके रखा है, 200 ml ऑफ इथेनॉल ही दिया है, 200 ml ऑफ टोटल सॉल्यूशन ही है। तो इधर डायरेक्टली 200 ml लिख दिया, ml कट, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/8 राइट इंटू 100,
तो 4 50 2 25 आ जाएगा 12.5। करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझा ना, इधर 200 ml ऑफ द सॉल्यूशन दिया है। ये चीज बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ा। एंड अगर क्वेश्चन में ये देते हैं ना कि विथ इनफ वाटर, वाटर इज 200 ml, तो आपको 225 लेना पड़ता वी टोटल, बट इधर डायरेक्टली 200 ml ही सॉल्यूशन है, इसलिए हम लोग ने वी टोटल 200 ही लिया। अभी आगे बढ़ते हैं। A solution is prepared by adding 2 gram of a substance A to 18 gram of water. Calculate the mass percent of the solute. First तो substance A and water, तो ग्राम्स किसका ज्यादा है? ऑफ कोर्स वाटर का। तो ये सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्यूट हो गया। तो अभी क्या बोला है? मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। तो कैसे? मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल। तो कितना है मास ऑफ सॉल्यूट? 2, एंड टोटल कितना हो जाएगा? 18 प्लस 2। इधर देखो 18 ग्राम ऑफ वाटर दिया, 18 ग्राम ऑफ पूरा सॉल्वेंट नहीं दे, पूरा सॉल्यूशन नहीं दे के रखा। सो 18 प्लस 2 तो आ जाएगा 2 बाय इंटू 100% है, इसलिए 20 इंटू 100 तो आ जाएगा 10। इधर 10% इज द करेक्ट आंसर। थर्ड इज द ऑप्शन। समझा नहीं ये कैसे करना है? ओके, अभी आगे बढ़ते। गिवन kg of urea is dissolved in इतना kg of water. Calculate the percent by mass of urea. ओके, हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते परसेंट, मास परसेंट ऑफ यूरिया। तो यूरिया कितना प्रेजेंट है? 5 इंटू 10⁻³ एंड डिजॉल्व इन वाटर, इतना वाटर में है। बट हम लोग ने मास परसेंट का फॉर्मूला क्या है? वेट ऑफ यूरिया बाय टोटल। तो इतना वाटर है ना, तो 5 इंटू 10⁻³ प्लस 2 इंटू 10⁻³ इंटू 100। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये 10⁻³ है ना, कॉमन निकाल दो एंड कट कर दो तो हो जाएगा। तो 5/7 आ जाएगा करेक्ट, इंटू 100। तो 500/7, तो 7 49 1 जा 3 5 4, ये कुछ आएगा परसेंट। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझा ना ये कैसे करना है? इधर हम लोग को सिर्फ वेट ऑफ वाटर दे के रखा है, ना कि पूरे का वेट दे के रखा है, पूरे सॉल्यूशन का वेट नहीं दे के रखा है। सो इसलिए हम लोग ने इधर ऐड किया। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। ये होमवर्क सेम क्वेश्चन है, मास बाय वॉल्यूम निकालना है। इसमें मास भी दे के रखा है, वॉल्यूम भी दे के रखा है, डायरेक्ट डिवाइड करके इंटू 100 करना है। तो ये क्वेश्चन में कैफीन हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194 इफ इट कंटेन्स 28.9% बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। The number of atoms present in 1 molecule of caffeine is, atoms of nitrogen कितना present? फर्स्ट तो हम लोग को 28.9% है बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका मतलब क्या कि ऊपर जो W1 रहेगा, हम लोग कैसे मास परसेंट ऑफ W1 कैसे करते थे? W1 बाय टोटल। तो पहले हम लोग को मास ऑफ W1 ढूंढना पड़ेगा, मतलब इधर हम लोग को नाइट्रोजन का फर्स्ट कितना मास प्रेजेंट है वो ढूंढना पड़ेगा, डिवाइड बाय हम लोग को मॉलिक्यूलर वेट देके रखा है टोटल का मास। सो 194 इंटू 100। तो इससे हम लोग एक्स का वैल्यू ढूंढ सकते हैं 28.9 इंटू 194 डिवाइड बाय 100। तो क्या आ जाएगा? चेक करना, आप कैलकुलेट करो। 28.9 इंटू 194 डिवाइड बाय 100, तो ऑलमोस्ट एक्स इज इक्वल टू 56 आ जाएगा। 56 मॉलिक्यूलर वेट है, मतलब ये AMU में है। ओके, अब हम लोग को ये पता है कि 1 एटम ऑफ N का नाइट्रोजन का मास इज 14 AMU। तो 56 AMU में कितने एटम्स रहेंगे? तो x इज इक्वल टू 56/14 एटम्स। तो ये हो जाएगा 3 एटम्स। तो 3 एटम्स प्रेजेंट है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन समझा ना कि इसमें क्या किया हम लोग ने? एक्चुअली हम लोग को मॉलिक्यूलर वेट टोटल दे के रखा था, परसेंट दे के रखा था। हम लोग को जस्ट हम लोग को जिसका परसेंट है ना, उसका कितना मास प्रेजेंट है वो ढूंढना था। वो ढूंढ के हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स ढूंढना था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो आप खुद से भी एक बार क्वेश्चन समझो कैसे किया, वो सॉल्व करो। जैसे हम लोग ने परसेंटेज कंपोजिशन वाले क्वेश्चन किए थे वैसा ही है ये। सो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे करना है ये क्वेश्चन। ये फॉर्मूला पे ही है सब क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं है। सब बस आपको इंग्लिश समझना है क्वेश्चन का एंड सॉल्व करना है अच्छे से। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन
एन ऑक्साइड ऑफ आयरन कंटेन 70% आयरन बाय मास। तो हम लोग को इधर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन। ओके, तो हम लोग ये ऊपर जैसे क्वेश्चन किया वैसे ही कर सकते। 70% दे के रखा है, किसका? मास ऑफ आयरन। मास ऑफ आयरन कितना है? इधर देखो Fe2O(n), तो कितना हो जाएगा? 2 × 56, करेक्ट। Fe2O(n) है, इसके वजह से 2 Fe का एटम्स प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग ने मास 2 × 56 लिया। एंड देन टोटल मास कैसे लिखते हैं? 2 × 56 प्लस n इंटू ऑक्सीजन का कितना है? मोलर मास 16। समझा? अभी हम लोग को n का वैल्यू इधर से ढूंढना है। तो कैसे? इधर से 0 गया, 0 क्या आ जाएगा? 7। 2 × 56 इज 112 प्लस 16n गिव्स 112, करेक्ट। अभी 7 × 112 करो, 14, 7 1 7, 8, 7 7 ये प्लस 90, 16 × 7 कितना होता है वो करो। 16 × 7 42, 11। 112n इक्वल टू 112, 112n इज इक्वल टू 784 माइनस 112, फिर n इज इक्वल टू 784 माइनस, तो कितना आ जाएगा? 276 बाय 112। तो अभी ये कितने का होगा देखो, चेक करो। 672 डिवाइड बाय 112 इज इक्वल टू 6। तो n कितना है? 6। समझा? मास परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे यूज करना है समझा आप सबको? ये वाले क्वेश्चन है ना पहले सॉलिड स्टेट में आते थे, बट अभी सॉलिड स्टेट ये चैप्टर ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है अभी भी। सो आपको ये मास परसेंटेज का फॉर्मूला पता होगा तो आपको ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ओके, अभी हम और एक क्वेश्चन है, देन हम लोग फिर से टॉपिक पे चलेंगे। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, बहुत सारा टर्म्स है, तो वो करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 30% NaOH इज। क्या पूछा है हम लोग को कि 30% NaOH दे के रखा है एंड पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन एक्वस सोल्यूशन। सोल्यूट तो क्या आ जाएगा? N1 बाय N1 प्लस N2। एंड हम लोग को 30% NaOH क्या दे के रखा है? इधर कुछ नहीं है तो मास बाय मास परसेंटेज ही मानने का। ओके, तो अगर इसमें 30 ग्राम NaOH है तो 30 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन, करेक्ट। तो हम लोग को इसमें से सॉल्यूट कितना है? 30 ग्राम, बट सॉल्वेंट कितना है? 70 ग्राम, करेक्ट। सॉल्यूट कितना है? 700 माइनस 30 कर दिया तो हम लोग को सॉल्वेंट का वैल्यू मिल गया। तो अभी हम लोग इससे मोल्स इजीली निकाल सकते हैं। सॉल्यूट का मास बाय NaOH का मोलर मास इज 40 डिवाइड बाय सॉल्यूट का ये प्लस सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट इज 70 बाय 18, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है इसका मतलब वाटर ही है। तो 3/4 कितना होता है? 3/4 इज 0.07, तो 0.075 प्लस 70 डिवाइड बाय 18 इज 3.88 समथिंग। तो हम लोग इसको अभी हम लोग इसको क्या करेंगे? 0.75, तो आ जाएगा 0.75 बाय 4.63। तो अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 4.16 समथिंग आ जाएगा। सो फर्स्ट इज द ऑप्शन। एंड आई सजेस्ट कि आपको इतना कैलकुलेट नहीं करना है, तो डायरेक्टली फ्रैक्शन के टर्म्स में ही कैलकुलेट करो तो आपको शायद इजी हो, वरना ये थोड़ा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में कैलकुलेटिव क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। पर इस साल आया था एंड बहुत कम ऑप्शंस, मतलब कितना अजीब तरीके से डेसिमल्स में ही ऑप्शंस डिफर कर रहा था, वरना नंबर तो सेम था। एंड वो डेसिमल्स में आंसर लाना उसका कितना वो होता है, वो बहुत मुश्किल होता है। सो आई सजेस्ट कि कैलकुलेशन का भी थोड़ा प्रैक्टिस करो फास्ट होने का। एंड जैसे ये क्वेश्चन ये PYQ है, ये PYQ है, पहले आया था 2005 के पहले आया था ये PYQ। सो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत रेयर है इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए, बट आ सकता है, चांसेस है। सो कैलकुलेशन आप अभी इसको आप राउंड फिगर करके भी कर सकते हो। आपका ऑप्शन आप देखो बहुत अलग अलग है, सो आप राउंड फिगर से भी आंसर ला सकते हो। अभी हम बात करते हैं PPM एंड PPB। ये क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन।
अभी है ना ये कब यूज करते हैं, अगर है ना एक ओशन है उसमें कुछ पॉइजन मिल गया तो हम लोग को कितना अमाउंट ऑफ मिला है, कितना मिला पॉइजन मिल गया उसमें, वो ढूंढना है ना। तो हम लोग पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन यूज करते हैं, मतलब इतने पार्ट मिलियन पार्ट में कितना अमाउंट ऑफ ये मिक्स हो गया है पॉइजन, वो ढूंढने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। तो मेजर वेरी स्मॉल पार्ट इन अ लार्ज पार्ट। तो हम लोग जैसे ना मास परसेंट कैसे करते थे, मास ऑफ सोल्यूट बाय टोटल पूरा जो भी मास है इंटू 100, क्योंकि परसेंट जब आएगा तभी 100 इंटू 100 करते हैं। तो जब है ना मिलियंस आएगा ना पार्ट पर मिलियन सॉल्यूट का, तो इंटू 10⁻⁶ कर देंगे। जब बिलियन आएगा तभी 10⁻⁹ कर देंगे। एंड दूसरा जो भी है ना, अभी सॉल्यूट का मास परसेंट पूछा है, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ पूरा जो भी सॉल्यूशन है उसका। वैसे ही पीपीबी में भी वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ टोटल इंटू 10⁻⁹। वैसे वॉल्यूम भी कर सकते हैं, अगर पीपीएम बोला है पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बोला है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल इंटू 10⁻⁶। वैसे ही पार्ट्स पर बिलियन सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल इंटू 10⁹। सो ये डायरेक्ट फॉर्मूला, इस पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है, सो हम लोग करेंगे ये। इसमें क्या देके रखा है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीबी इफ 0.05 ग्राम ऑफ फ्लोरीन इज डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। पीपीबी मतलब पार्ट्स पर बिलियन एंड ग्राम्स के टर्म में, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, पीपीबी ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू, फ्लोरीन का कितना मास प्रेजेंट है 0.05 ग्राम इंटू टोटल मास कितना है 500 ग्राम इंटू 10⁻⁶। तो आ जाएगा आंसर अपना, तो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा बाय 500, 100 हो जाएगा, तो आ जाएगा 10 पार्ट्स पर बिलियन वो फ्लोरीन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। वैसे इधर भी हम लोग सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सो आई होप कि आप ये होमवर्क में कर दोगे, बहुत इजी है। 0.2/500 करना है, इधर पीपीएम पूछा है, इंटू 10⁻⁶ करना है, तो आंसर आ जाएगा। अभी हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट रिप्रेजेंट मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हम लोग ने वॉल्यूम परसेंट में क्या रहता है, मास वेट बाय वॉल्यूम हम लोग ने परसेंट पढ़ा था, उसमें क्या था, इतना मास इज प्रेजेंट इन 100 ml, परसेंट आ गया इसलिए 100 ml। बट स्ट्रेंथ ऑफ जब सॉल्यूशन बोला रहेगा ना, तो उसका मतलब है कि इतना मास इज प्रेजेंट इन 1000 ml या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला इज वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ग्राम बाय लीटर। तो इसका यूनिट इज ग्राम पर लीटर एंड 1 लीटर के कन्वर्जन हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में किया ही है, उसके क्वेश्चंस भी किए। सो देख लो एक बार, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, उसको सीसी एंड सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं, ml को ही। एंड 1 लीटर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1000 मीटर क्यूब, लाइक 10⁻³ मीटर क्यूब। एंड 1 लीटर इज ऑल्सो 1 डेसीमीटर क्यूब। ओके, तो ये यूनिट्स याद रखना, इसमें बहुत कन्वर्जन का इशू होता है, इन क्वेश्चन आते हुए गलत होगा, सो ये याद रखना है। स्ट्रेंथ एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंट, इन दोनों को कंफ्यूज मत होना, वहाँ पे परसेंट है इसलिए 100 ml में उतना मास होता है, एंड इधर स्ट्रेंथ में 1000 ml होता है, ये डिफाइंड है, ये क्यों है किस लिए वो नहीं, ये डिफाइंड है, ये ऐसा ही है। सो आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। आपको देके रखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इतना है, तो आपको समझना है कि इतना ग्राम इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। ओके, एंड इसका यूनिट याद रखो। अभी ये देखो इधर स्ट्रेंथ ऑफ 98 ग्राम पर लीटर ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट, उसका मतलब क्या, उसको हम लोग डिनोट कैसे कर सकते हैं, 98 ग्राम प्रेजेंट इन 1000 ml सोल्यूशन। ओके, जैसे हम लोग ने ये भी क्वेश्चंस में आएगा, आपको उससे ये समझना है ना, आपको आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे ये इधर दिया है, a 500 ml solution has 10 ग्राम HCl, what will be the strength of solution। तो हम लोग को स्ट्रेंथ निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट कितना है 10 ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम 500, तो आ जाएगा। एंड ये हम लोग ग्राम बाय लीटर में लिखते, इसलिए ये ml में है, तो पहले हम लोग इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आ जाएगा 0.5 लीटर। तो इसको लिख सकते हैं 100/5 ग्राम बाय लीटर, एंड हम लोग इसको लिख लेंगे 20 ग्राम बाय लीटर। This is the strength of solution. 20 ग्राम of HCl is present in 1 liter of solution. ओके, हम लोग ने ये इसको ये टर्म्स में लिख लिया।
एंड इसको अगर ml के टर्म्स में डिफाइन करना है तो आ जाएगा 1 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज प्रेजेंट इन 50 ml, 1 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 50 ml ऑफ सोल्यूशन। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं लीटर्स के टर्म में, जो आंसर पूछा रहेगा ऑप्शन में उस हिसाब से आपको करना है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है? इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इजी कैसे? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? N2, क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, N2 डिवाइड बाय W1 मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, पूरे सॉल्यूशन का वेट नहीं चाहिए, सिर्फ सॉल्वेंट का वेट चाहिए। ये ध्यान रखना, बिकॉज आपको क्वेश्चन में ना कभी कभी सॉल्यूशन का वेट दे देंगे एंड आपको बोलेंगे कि मोलैलिटी निकालो, तो आप ये N2 तो बराबर निकालोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही निकालोगे, बट सॉल्वेंट के जगह पे आप सॉल्यूशन का वेट लिख देते हैं, आंसर गलत आता है ना, ऑप्शन वो प्रेजेंट रहता है। सो प्लीज वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ये ध्यान रखना। मोलैलिटी इज इक्वल टू लिख सकते हैं, मोल्स को हम लोग ये टर्म में भी लिख सकते हैं W2/M2 इंटू 1000 डिवाइड बाय W1। उसका यूनिट क्या है? मोल पर केजी, जैसे इधर देख सकते हैं मोल पर केजी, और मोलाल या स्मॉल n। ओके, इजी हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 4000 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, इधर हम लोग को वाटर अलग से ही देके रखा है, सॉल्वेंट का वेट अगर साथ में रहता तो हम लोग को 4000 माइनस 40 करना पड़ता। ओके, सो मोलैलिटी इज इक्वल टू, हम लोग को इधर डायरेक्टली मोल्स नहीं देके रखा, इधर ग्राम्स वेट देके रखा है, तो 40 बाय मोलार मास ऑफ NaOH इज ऑल्सो 40 इंटू, जैसे ये वाला फॉर्मूला, अगर ये केजी में नहीं है ग्राम्स के टर्म में तो इंटू 1000 कर देना एंड नीचे ग्राम्स के टर्म में लिख देना, तो हो जाएगा ये तीनों कट, तो आ जाएगा 1/4 इज द मोलैलिटी, 0.025। ओके, समझा? ये फॉर्मूला तीनों समझा क्या? नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये वाला अगर मोल्स के टर्म में नहीं दिया है, मास के टर्म में दिया है, वेट के टर्म में दिया है, तो वेट डिवाइड बाय मोलार मास इंटू 1000। अगर ये ग्राम्स के टर्म में दिया है ना, तो इंटू 1000 कर देंगे तो हम लोग को वो केजी के टर्म में हो जाएगा, डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करते बैठना है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करो, एंड डायरेक्टली केजी के टर्म्स में तो डायरेक्ट ये नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ के वेट बाय सॉल्वेंट कर दो। कैलकुलेट मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 400 ग्राम ऑफ 0.5 मोलाल एक्वस सॉल्यूशन। अभी इसमें हम लोग को मोलाल देके रखा है, मतलब मोलैलिटी ऑलरेडी देके रखा है 0.5, एंड पूछा क्या है? मास ऑफ NaOH। पहले मोल्स निकालते हैं, मोल्स इंटू 1000 कर दो इंटू 400, तो हम लोग का ये ग्राम्स में, इसलिए हम लोग ने इंटू 1000 किया, तो डायरेक्टली केजी में कन्वर्ट हो गया, 4 इंटू 4 कट हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.5 इंटू 4 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू इतना मोल्स। कितना हो जाएगा ये? 10/10, तो मोल्स कितना आ गया? 1। तो 1 मोल इज इक्वल टू गिवन मास तो ढूंढना है, मोलार मास क्या है NaOH का? 40, तो x आ गया 40 ग्राम्स। तो मास क्या है NaOH का? इस 40 ग्राम्स। समझा कितना इजी है? एक फॉर्मूला से हम लोग दूसरा फॉर्मूला से बहुत इजीली सब निकाल सकते हैं, बस फॉर्मूलाज अच्छे से पता होना चाहिए, टर्म्स का मतलब अच्छे से पता होना चाहिए, एंड द क्वेश्चन इज रियल इजी। और ये कन्वर्जन, अभी हम लोग को कन्वर्जन नहीं करना है ना, इसलिए हम लोग डायरेक्टली इंटू 1000 कर लेते, वरना हम लोग डायरेक्टली केजी के टर्म्स में करके इधर डायरेक्टली केजी में लिख सकते हैं। ओके, इसलिए हम लोग इंटू 1000 करते, क्योंकि ये ग्राम्स में, अगर इधर डायरेक्टली केजी के टर्म में रहेगा तो इंटू 1000 मत करना, गलत हो जाएगा। वो कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला में लिख के रखा है ये क्वेश्चन। इफ x ग्राम ऑफ सॉल्यूट हैविंग मोलार मास m ग्राम पर मोल is present in y ग्राम of solution then molality of x, okay, molality of x पूछा है, तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट हम लोग को ग्राम्स के टर्म में x भी x ग्राम देके रखा है, मोलार मास भी देके रखा है, तो पहले मोल्स निकालेंगे, तो आ जाएगा x बाय मोलार मास बराबर। एंड अगर हम लोग को सॉल्यूशन देके रखा है, सॉल्वेंट का वेट नहीं दिया, तो अभी मैंने बताया था सॉल्वेंट का वेट नहीं दिया तो क्या करना है? y माइनस एक्स, करेक्ट। तो हम लोग को सॉल्वेंट का वेट मिल गया इंटू ये ग्राम्स के टर्म में, इसलिए इधर 1000 आ जाएगा बराबर। तो अभी ये ऑप्शन सर्च करो, x 1000 m y माइनस एक्स, ये ऑप्शन सर्च करो, कौन सा है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझा ना? हम लोग ने सॉल्यूशन नहीं, हम लोग को सॉल्वेंट चाहिए, इसलिए y माइनस एक्स किया, एंड दूसरा तो क्वेश्चन इजी था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। ओके,
अभी हम आते हैं मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी का रिलेशन। कभी कभी हम आपको मोलैलिटी देके रखेंगे एंड डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन ढूंढ लेंगे, एंड मोल फ्रैक्शन देके रखेंगे एंड डायरेक्टली मोलैलिटी पूछ लेंगे। तो अब है ना बहुत सारा स्टेप्स करके ढूंढने से अच्छा है हम लोग डायरेक्टली एक फॉर्मूला डिराइव करके रखते हैं। तो आपको एग्जाम में ये हम लोग नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते नहीं बैठ सकते। हम लोग को फॉर्मूलाज पता होना चाहिए सो दैट क्वेश्चंस बहुत इजीली एंड बहुत फटाफट हो। एंड फॉर्मूलाज का टेंशन मत लो। सब लोग बोलते हैं कि सब याद रखो, अच्छे से रोज रोज पढ़ो। हाँ, रोज पढ़ना है बट रोज पढ़ो मत, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करते करते फॉर्मूलाज याद रह ही जाते हैं। सो हम लोग मोलैलिटी का फॉर्मूला देखते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी को लिखा N2/W1 इंटू 1000, ये क्या है, मोल्स है राइट। एंड W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम्स के टर्म में, इसलिए इंटू 1000 लिखा इधर। वही अभी हम लोग इधर M1, हम दोनों जगह पे M1 इंटू M1 कर देंगे तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं ना, दोनों कट हो जाता है, वही रहेगा फॉर्मूला। तो वो कर दिया। तो अभी हम लोग इसको हम लोग देख सकते हैं कि W1/M1 क्या हो जाता है, N1 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो N2/N1 लिख दिया इंटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोग को ये देखो मोल फ्रैक्शन के टर्म में अभी N2/N1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लोग ने ऊपर पढ़ा था ये रेशो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू N2/N1, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोग अभी इसके जगह पे ये लिख देंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 इंटू डिवाइड बाय M1। ये M1 N1 कुछ इधर फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा मोलैलिटी का। बट आफ्टर हम लोग M1 को इंटू एंड डिवाइड कर रहे तो हम लोग को ये एक टर्म मिल जाता है इज इक्वल टू N1। तो हम लोग ने फॉर्मूला में ये लगाया एंड देन इसका ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला याद रखो बस। मैंने इसलिए डेरिवेशन दिखाया ताकि आपको समझे कि हम लोग ने ये कैसे लाया। ये फॉर्मूला डायरेक्टली ऐसा हवा में बात नहीं कर रहे, ये फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया है विद द हेल्प ऑफ मैथ्स थोड़ा बहुत। तो अभी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 18 ग्राम ऑफ H2O. Mole fraction of NaOH in solution and molality of the solution respectively are. तो फर्स्ट हम लोग मोल फ्रैक्शन ढूंढते हैं। मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है, कितना ग्राम से 8/40 डिवाइड बाय 8/40 प्लस 18 ग्राम ऑफ H2O ही है ना, तो आ जाएगा 1/5 बाय 1/5 प्लस 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/5 डिवाइड बाय 5 इधर जाएगा तो 6/5 आ जाएगा। एंड देन इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/5 इंटू 5/6, ये ऊपर हो जाएगा 5 कट तो आ जाएगा 1/6 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। एंड अभी हम लोग मोलैलिटी कैसे ढूंढते हैं, हम लोग को ये भी देके रखा है 8 ग्राम्स डिवाइड बाय मोलैलिटी, तो इससे मोल्स ढूंढ लिया सॉल्यूट का एंड ग्राम्स के टर्म में इसलिए इधर 1000 कर दिया एंड सॉल्वेंट का वेट इज 18, तो 2 हो जाएगा 200/18, तो आ जाएगा 100/9, तो 11.11। तो 1/6 को और कैसे लिख सकते हैं, 0.1467 ऐसा आ जाएगा। तो हम लोग अभी ऑप्शन सर्च करते हैं। मोल फ्रैक्शन फर्स्ट है तो 0.06 ये और ये ऑप्शन, एंड अब इसका मोलैलिटी चेक किया तो 11.11 इधर है, तो 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। समझा मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। अभी अगर आपको चाहिए तो आप इधर से मोलैलिटी ढूंढ के डायरेक्टली ये फॉर्मूला से मोल फ्रैक्शन भी ढूंढ सकते हो। सो आपकी मर्जी, आपको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे करना है या डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the quantity of water that should be added to 16 gram of methanol to make their mole fraction as 0.25? तो क्या पूछा है हम लोग को, व्हाट इज द क्वांटिटी, कितना वाटर शुड बी एडेड टू 16 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। अभी पहले तो मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH, इसका मोलर मास निकालो 12 + 4 + 16, तो आ जाएगा 20 + 32। ओके, तो हम लोग इससे अभी मोल फ्रैक्शन ढूंढते हैं। मिथेनॉल का ऑलरेडी देके रखा है 0.25 राइट, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। तो पहले तो हम लोग को मिथेनॉल का ग्राम्स देके रखा है, उससे हम लोग उसका मोल्स निकालेंगे। तो कैसे 16/32, वैसे ही 16/32 किया, प्लस हम लोग को इधर ढूंढना है N2 जो कि है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो हम लोग इससे ढूंढ सकते हैं 0.25 इज इक्वल टू
0.5 प्लस N2 तो आ जाएगा 0.25 इंटू 0.5 प्लस N2 गिव्स 0.5 तो 0.25 इंटू 0.5 प्लस 0.25 इंटू 0.5 तो ये कितना होता है 0.25 इंटू 0.5 125 एंड 3 पॉइंट्स मतलब इतना आ जाएगा प्लस ये इधर प्लस 0.25 N2 आ गया इज इक्वल टू 0.5 वी 0.25 N2 इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.125 करना पड़ेगा सो दैट हम लोग को आगे का वैल्यू मिले। तो ये कैसे करेंगे कैलकुलेट करती हूँ मैं 0.5 माइनस 0.125 0.5 माइनस कितना आया 0.375। अभी N2 ढूंढने के लिए 0.375 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 0.25 से तो हमें N2 का वैल्यू मिल जाएगा जो कि आया 1.5। अभी 1.5 मोल्स आया। हम लोग को क्या पूछ के रखा है मास पूछ के रखा है कितना पानी ऐड किया तो आ जाएगा मास मतलब गिवन मास मोलर मास पानी का इज 18 तो x इज इक्वल टू इंटू 1.5 इंटू 18 तो आ जाएगा 27 ग्राम्स। तो अभी ऑप्शन चेक करते 27 इज द करेक्ट ऑप्शन। 27 ग्राम्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है उसमें तभी उसका मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का 16 ग्राम में 0.25 है। समझा ना हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला से सब कर सकते हैं बस फॉर्मूला पता होना चाहिए थोड़ा बहुत मैथ्स पता होना चाहिए एंड देन इजीली। मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी यूज करो आपको नीट में कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है सो डोंट प्लीज आपके लिए अच्छा है मेरे को कुछ नहीं है। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज 0.2 द मोलैलिटी ऑफ A इन H2O इज। अभी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे क्या है मोलैलिटी इज इक्वल टू इंटू 1000 था इधर M1 मतलब सॉल्वेंट का मास कितना था 18 है इधर वाटर है इसलिए एंड हम लोग को इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O दे के रखा है ना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो हम लोग का फॉर्मूला वाइज ऊपर क्या था x मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मतलब मोल फ्रैक्शन इंटू 1000 बाय M1। तो अभी ये 1 माइनस 0.2 कर देंगे तो आ जाएगा 0.8 जो कि है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जैसे 1 में दोनों का ऐड किया तो 1 ही आएगा तो 1 माइनस 0.2 कर देंगे तो हम लोग को 0.8 मिल जाएगा जो कि है मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ओके 0.8 बाय 0.2 तो आ जाएगा 4 इंटू 1000 बाय 18 तो 2 बाय 9 तो आ जाएगा 2000 बाय 9। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते कैसे अभी सॉल्व करो एंड देन आंसर आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O ही दे के रखा है नल चेक एक बार सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट ही चाहिए तो 0.8 बाय 0.2 इंटू 18 इंटू 1000 सो 2000 डिवाइड बाय 9 तो आ जाएगा 22 समथिंग बट आई थिंक ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। आई विल चेक दिस क्वेश्चन एक बार चेक करूंगी क्या रॉन्ग है इज एनीथिंग रॉन्ग इन सॉल्विंग और समथिंग मैं एक बार चेक करके आपको नेक्स्ट उसमें बता दूंगी ये क्वेश्चन। तो अभी हम लोग आते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है मोलैरिटी को हम लोग बड़े एम से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इधर सॉल्यूशन है इधर सॉल्वेंट नहीं है ये ध्यान रखना। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का यही एक फर्क है कि मोलैलिटी में डिवाइड बाय सॉल्वेंट इन टर्म्स ऑफ केजी करते हैं इधर सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ लीटर करते हैं। तो मोल्स नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स N2 बाय V जैसे नंबर ऑफ मोल्स हम लोग ने मोलैलिटी में लिखा था वैसे इधर लिख सकते हैं इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर ml में रहेगा तो इंटू 1000 ऊपर कर दिया तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा आपको अलग से कन्वर्जन करना नहीं पड़ेगा। इसका यूनिट इज मोल पर लीटर और मोलार और M बिग M कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अभी इधर दिया है 4 मोलार CaCl2 एक्वस सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है 4 मोल ऑफ CaCl2 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर 1000 ml ऑफ सोल्यूशन एंड इधर दिया 4 मोलार CaCl2 एक्वस सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है 4 ml ऑफ CaCl2 इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यही फर्क मैं ऊपर बता रही थी इधर लिख के भी रखा है समझा। एंड इन जनरल मोलैलिटी बड़ा होता है मोलैरिटी से क्यों डेंसिटी अप्रोक्सली 1 लिया बट ये बड़ा क्यों होता है जब हम लोग है ना अगर 1000 ml था एंड इधर 1000 ग्राम पूरा सॉल्यूशन का था
और 400 ग्राम्स उसका ये था अपना नंबर ऑफ सॉल्यूट, तो इसमें बचा कितना सॉल्वेंट 600 ग्राम्स ही। बट हम लोग जब मोलैरिटी निकालते हैं ना उसमें पूरा 1000 ही लेना है, तो जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा ना तो वैल्यू जो आएगा ना वो कम आएगा, इसके वजह से मोलैरिटी इज बिगर देन मोलैरिटी। ये एक टर्म याद रखो, क्योंकि इसमें डिवाइड बाय सॉल्वेंट होता है, इधर डिवाइड बाय सॉल्यूशन होता है। ऑफकोर्स सॉल्वेंट से बड़ा होगा ना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मिलकर बनता है, बट सॉल्वेंट इज अलग ना, मतलब सॉल्वेंट एक अलग चीज है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों मिलकर बनेगा तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर में बिगर नंबर आ जाएगा तो वो टर्म ऑलरेडी छोटा हो जाएगा, इसके वजह से मोलैरिटी इज बिगर देन मोलैरिटी। अभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। जो टर्म्स है ना वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, एंड जो टर्म्स वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करते वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल जब टेम्परेचर चेंज होगा तभी वॉल्यूम चेंज होगा, जैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हम लोग ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसका सब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते थे, पर अभी वो चैप्टर नहीं है तो उससे पहले हम लोग ये सब कंसेप्ट क्लियर करेंगे। सो जब वॉल्यूम चेंज होगा तो टेम्परेचर भी चेंज होता है, इसलिए जो चीजें वॉल्यूम के टर्म्स में आती है ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गई। ओके तो कौन से मोलैरिटी है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है, एंड जो चीजें वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती वो ऑफकोर्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, जैसे मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, वेट बाय वेट परसेंट, पीपीएम ऑफ मास ऑफकोर्स। सो अभी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, तो मोलैरिटी ऑफकोर्स करता है, उसका फॉर्मूला में है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो फर्स्ट ऑप्शन जिसमें रहेगा वो इनकरेक्ट हो गया। मोलैरिटी ऑफकोर्स ये करेक्ट है, इसमें तो वॉल्यूम किधर आता ही नहीं है, मोल्स नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलैरिटी सेकेंड, इन दोनों ऑप्शन में 2 है। थर्ड नॉर्मेलिटी, इसके बारे में सीखेंगे बट इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये भी नहीं आएगा, तो थर्ड भी नहीं है। मोल फ्रैक्शन तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसका मतलब इसमें भी वॉल्यूम का कुछ टर्म्स नहीं है, तो ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो 2 and 4 आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, मतलब वॉल्यूम इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। अभी हम ये क्वेश्चन करते हैं, ये तो हम लोग ने ऊपर किया वैसा ही है, तो आप ये होमवर्क करना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.8 मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ KOH। पहले तो 2.8% वेट बाय वॉल्यूम कितना होता है, 2.8 ग्राम्स इन 100 ml सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास बाय मोलार मास कितना है KOH का 39, 16 + 1, तो 40 + 16 इज 56, तो 56 इंटू 1000 कर दिया, बिकॉज ml में है 100 ये, तो आ जाएगा 28/56, तो आ जाएगा 0.5 मोलार। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखा कितना इजी है, हम लोग को ये टर्म्स, हम लोग ने इसलिए पहले वो 7 टर्म्स पढ़ा क्योंकि तभी हम लोग ये लिख पाएंगे एंड देन हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए वो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, उनको कैसे लिखना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आगे बढ़ते। इफ 1.8 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू मास कितना है 1.8, मोलार मास इज 180 इंटू 1000 ml डिवाइड बाय 200, तो 18/180, तो आ गया 0.1, राइट। ये सॉरी ये हो जाएगा 5, 1.8 इंटू 5, तो आ जाएगा 9/180, जो हम लोग ऐसे भी 1/20 करके लिख सकते हैं, जिसको 0.05, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी इसमें क्या दिया है 6 इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज। इधर मॉलिक्यूल्स दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन मतलब मोलैरिटी। बहुत जगह ऐसे डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन देके रखेंगे बट हम लोग को वहाँ पे मोलैरिटी ढूंढना है, उसका मतलब क्या है मोलैरिटी। अभी द मॉलिक्यूल्स देके रखा है तो हम लोग इससे नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ सकते, तो 6 × 10⁻20 डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6 × 10⁻23, इससे आ जाएगा 10⁻³ मोल्स। अभी मोल्स से 10⁻³ मोल्स इंटू ml में इसलिए 1000
डिवाइड बाय 500 तो आ जाएगा 0.05 मोलार। तो कौन सा ऑप्शन, ओ सॉरी, तो ये देखो 10⁻³ इंटू 1000 क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 500 तो आ जाएगा 0.2 इंटू 10⁻²। तो लिख सकते 0.02 मोलार। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझा कितना इजी है, मॉलिक्यूल से मोल निकाला, देन मोलैरिटी निकाल। सब फॉर्मूला पता होगा तो आप इजीली कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये क्वेश्चन होमवर्क बहुत इजी है, सेम है, सिर्फ 90 मिलीग्राम दिया है। मिलीग्राम का मतलब क्या, 10⁻³ तो जब 90 मिलीग्राम है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ग्राम्स में 90 इंटू 10⁻³ ग्राम्स हो जाएगा। ओके, एंड देन सॉल्व करना है नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। द व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.8 मोलार सोल्यूशन कंटेन्स 100 मिलीमोल्स ऑफ द सोल्यूट। वॉल्यूम पूछा है इसमें, तो 0.8 मोलैरिटी इज इक्वल टू मिलीमोल्स है, मतलब 100 इंटू 10⁻³ 1 मिली इज इक्वल टू 10⁻³ तो 1 मिलीमोल रहेगा तो 10⁻³ मोल्स हो जाएगा। डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ढूंढना है। ओके, ये लीटर में आएगा तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 10⁻1 बाय 0.8, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 इंटू 0.8 तो 1/8 लीटर के टर्म्स में आ गया। अभी हम लोग को ml के टर्म्स में चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 125 ml। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझा कितना इजी है, सब क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, इससे ज्यादा इसमें आता भी नहीं है और आज तक आया भी नहीं है। सो अभी हम लोग है ना एक ये रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, डेंसिटी एंड मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, ये ना बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं या टेस्ट वगैरह में आते हैं इसके, एंड हम लोग इसका डेरिवेशन में नहीं जाने वाले, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने वाले हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अलावा डेरिवेशन सब आप नीट के एग्जाम में करते नहीं बैठ सकते क्योंकि टाइम ही नहीं रहता। सो आपको ये फॉर्मूला ही याद रखना पड़ेगा, ये लर्न ही करना पड़ेगा। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाता है 10 इंटू परसेंट, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा परसेंट, इंटू डेंसिटी डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। सब सॉल्यूट का ये याद रखना, और डेंसिटी सॉल्यूशन का होता है, वो तो सॉल्यूशन का ही देके रखते। सो दिस इज द मोलैरिटी। हम लोग डेंसिटी एंड परसेंट मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट से हम लोग मोलैरिटी ढूंढ सकते हैं। डायरेक्ट इक्वेशन ये फॉर्मूला याद रखो एंड क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बहुत डायरेक्टली ऐसा ही रहता है, और स्टूडेंट्स है ना वहाँ पे कंफ्यूज होकर बैठ जाते हैं, पर वो लोग फॉर्मूला याद नहीं करके आते। वो बोलते हैं कि हम लोग दूसरे 2 फॉर्मूला 3 फॉर्मूला उसको कनेक्ट करके हम लोग आंसर ला देंगे, बट नहीं होता वहाँ पे, इसलिए हम लोग को ये फॉर्मूला याद ही रखना पड़ता है रट्टा, ये और ये फॉर्मूला जिसमें मोलैरिटी एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का बताया है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू ये मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई करना है मोलार मास। तो 1000 m 1000 d माइनस मोलैरिटी इंटू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अभी हम ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू 10 इंटू मास परसेंट, मास बाय मास परसेंट, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। डेंसिटी कितना है वो ढूंढना है, ऑफकोर्स मोलैरिटी देख के रखा है 3.6, डेंसिटी कितना है ढूंढना है, इंटू 10, परसेंट कितना देखे रखा है मास बाय मास 29, डिवाइड बाय मोलार मास H2SO4 का 98, तो डी आ जाएगा 3.6 इंटू 98 डिवाइड बाई 10 इंटू ये आ जाएगा 352.8 डिवाइड बाई 290, जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.22। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। समझाइए, हम लोग ने डायरेक्टली फॉर्मूला से किया। ध्यान रखना है 29% मास बाय मास ही हो, वरना थोड़ा चेंज होगा। हम लोग वो क्वेश्चन है देखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये सेकेंड फार्मूला पे, ये सेकेंड फार्मूला कैसे फर्स्ट लिख लो, मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 मोलार इंटू 1000 डेंसिटी माइनस मोलार इंटू मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट। तो 1000 इंटू मोलार कितना है 3000 इंटू डेंसिटी कितना है 1.25 माइनस मोलैरिटी कितना है 3 इंटू मोलार मास ऑफ NaCl इज 58.5। तो अभी ये कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3000 डिवाइड बाय 1250 माइनस 58.5 इंटू 3 175.5, अभी माइनस
3000 बाय 1074.5, तो इसको 3000 डिवाइड बाय 1074.5 किया तो आ जाएगा 172 अप्रॉक्स। तो इतना इज़ द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, हम लोग ने ये फार्मूला से कितना इजीली हम लोग ने ये आंसर निकाल दिया। बट अगर ये फार्मूला नहीं है तो बहुत कैलकुलेशन है, बहुत लेंदी कैलकुलेशन है। आपको ये अभी बहुत बड़ा लग रहा रहेगा जस्ट बिकॉज ये ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ना इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहते हैं, बट नीट में नहीं आता इतना कैलकुलेशन आता है, बट नॉर्मल कैलकुलेशन आता है। सो आप सीख लो, पर फिर भी आप नॉर्मल कैलकुलेशन वाले एक्सपेक्ट कर सकते हो, इतना हाई लेवल नहीं आएगा। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये सेम क्वेश्चन है ऊपर किया, सो HW। अभी हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। अभी है ना 3-4 जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से सॉल्व करना। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो PYQs है, ऑफकोर्स ये अलग PYQs है, मतलब ये सब स्टूडेंट्स को बहुत हार्ड जाता है ये PYQs, तो हम लोग ये स्पेशली ये सब सॉल्व कर रहे हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन शुड बी यूज टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3 एंड क्या देखे रखा है कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3 बाय वेट। मतलब जितना वेट हम लोग मतलब जितना HNO3 का वेट है उसमें सिर्फ 70% ही वो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। सो पहले हम लोग विद द हेल्प ऑफ मोलैरिटी हम लोग मास ढूंढ सकते हैं HNO3 का, तो वो ढूंढते हैं। मोलैरिटी कितना है 2 इंटू वेट तो ढूंढना है सोल्यूट का, डिवाइड बाय मोलार मास कितना है 63 इंटू 1000 बाय वॉल्यूम 250 ml, तो ये 4 हो जाएगा। तो W2 आ जाएगा 63 इंटू 2/4, तो आ जाएगा 31.5 ग्राम। इतना ग्राम वेट HNO3 लगेगा प्रिपेयर करने के लिए। बट हम लोग ने क्वेश्चन में क्या पढ़ा, सिर्फ 70% ही नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है, तो हम लोग को टोटल थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा ताकि हम लोग को इतना ग्राम्स मिल सके। तो हम लोग ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, परसेंट इज इक्वल टू यूज़ कितना करना है बाय टोटल इंटू 100, 70% इज इक्वल टू यूज़ कितना करना है 31.5, पर लेना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि उसमें सिर्फ 70% ही कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो टोटल वेट इंटू 100, तो इसका आ जाएगा 31,500 डिवाइड बाय 70, तो ये कट हो जाएगा तो आ जाएगा 45 ग्राम समथिंग, तो 315 डिवाइड बाय 7 45 ग्राम्स आ जाता है। तो 45 ग्राम्स कौन सा, B इज द करेक्ट ऑप्शन। समझा ये क्वेश्चन कैसे करना। ये क्वेश्चन हम लोग ने बहुत सारा किया है, बट आपको ये इसमें समझना है कि हम लोग को टोटल वेट ढूंढना है। ओके, हम लोग को सिर्फ 70 जितना प्रिपेयर होने के लिए इतना वेट प्रिपेयर इतना लगेगा, अभी इतना यूज़ करने के लिए टोटल थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा बिकॉज उसमें से सिर्फ 70% यूज़फुल है, इसलिए टोटल ज़्यादा कितना लेना है वो हम लोग ने इस फॉर्मूला से ढूंढा। ये हम लोग ने पार्ट 3 में इसके क्वेश्चंस किए हैं, पर उसमें हम लोग ने मोलैरिटी नहीं सीखा था, इसलिए तभी ये क्वेश्चन नहीं लिया। अभी मोलैरिटी से हम लोग ने वेट निकाला, वेट से हम लोग ने ये वाले फॉर्मूला से ये निकाल दिया टोटल वेट कितना लगेगा। ये और एक PYQ है जो सेम वैसा ही है। इसमें क्या है देखते हैं। 95% प्योर CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 m HCl सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट तो हम लोग और ये रिएक्शन दिया, सॉरी पहले रिएक्शन लिख लेते। CaCO3 प्लस 2 HCl गिव्स CaCl2 प्लस H2O, राइट। हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन सब दिया ना, मोलैरिटी ये और 50 ml, वो HCl का दिया, तो हम लोग HCl का मोल्स निकाल सकते हैं इससे, तो HCl का मोल्स निकालते हैं। मोलैरिटी कितना है 0.5 इज इक्वल टू मोल्स इंटू 1000 करना पड़ेगा क्योंकि 50 ml ही है, तो आ जाएगा 2.5 डिवाइड बाय 100 इज मोल्स। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻³ मोल्स है। तो हम लोग को इससे पता चला कि HCl का मोल्स कितना है 25 इंटू 10⁻³ जब 1 मोल CaCO3 का है तभी 2 मोल HCl का है, तो जब 25 इंटू 10⁻³ मोल्स रहेगा तो इसका कितना रहेगा 1.25 इंटू 10⁻³ करेक्ट। 25 को डिवाइड बाई 2 कर दिया, सॉरी 12.5 इंटू 10⁻³ रहेगा मोल्स। तो अभी हम लोग को पूछा क्या, हम लोग को CaCO3 का वेट पूछा है, तो अभी हम लोग मोल्स से इसका वेट निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो 1.25
इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू गिवन मास बाय 100 मोलार मास। तो x आ जाएगा 1.25 12.5 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा, 100 ऊपर जाएगा तो क्या आ गया 1.25 ग्राम्स आ गया। तो हम लोग को कितना ग्राम्स लग रहा है CaCO3 1.25 ग्राम्स। बट हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है, सिर्फ 95% इज प्योर। तो हम लोग ने जैसे ऊपर निकाला ना, हम लोग को 70% ही कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड था। हम लोग को इतना टोटल यूज़ करने के लिए चाहिए, बट टोटल थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, तभी हम लोग उसका सिर्फ 95% जो है वो प्रॉपरली मिलेगा एंड उतना ही यूज़ होगा रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए। सो हम लोग ने फिर से जो ऊपर किया था वही करते। तो परसेंट इज इक्वल टू कितना यूज़ होगा प्रिपेयर करने के लिए एंड कितना टोटल लेना पड़ेगा ताकि प्रिपेयर कर पाएंगे। वरना हम लोग अगर टोटली 1.25 लेंगे तो हम लोग उसमें सिर्फ 95% ही प्योर है, तो हम लोग पूरा रिएक्शन भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए टोटल थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो परसेंट कितना है 95 इंटू टोटल यूज़ कितना करना है 1.25, टोटल लेना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा इंटू 100, तो हो जाएगा 95 125 टोटल वेट टोटल इज इक्वल टू 125/95। तो 125/95 आ जाता है 1.32 ग्राम्स। तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन से ना बहुत जन को कंफ्यूज होता है, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1.25 टोटल है या, अगर आप क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन को पढ़ो कि 1.25 तो प्रिपेयर करने के लिए यूज़ हो रहा है एंड 95% प्योर है, तो टोटल थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा तभी हम लोग को 1.25 मिल सके यूज़ करने के लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वेस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% H2SO4 weight by volume and has density of 1.8 molarity of this solution is। हम लोग इसको डायरेक्टली वो फॉर्मूला से नहीं कर सकते बिकॉज इधर वेट बाय वॉल्यूम है। तो वेट बाय वॉल्यूम है मतलब 98 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ml। तो इससे हम लोग मोलैरिटी इजीली ढूंढ सकते हैं। तो मोलैरिटी कैसे ढूंढेंगे, 98 ग्राम बाय मोलार मास इज 98 इंटू 1000 बाय 100 ml। तो ये कट तो आ जाएगा 10 m। तो मोलैरिटी इज 10 m, ए इज़ द करेक्ट। इसमें डेंसिटी का कुछ यूज़ नहीं है, कन्फ्यूजन के लिए दिया है, प्योर कन्फ्यूजन के लिए दिया है। इससे आप फॉर्मूला यूज़ करोगे एंड देन आपको कुछ अलग ही आंसर आएगा जो ऑप्शन में रहेगा शायद। सो आपको ये क्लिक होना चाहिए कि क्या दिया है, वेट बाय वेट। मैंने क्वेश्चन करते टाइम भी बोला था मास बाय मास ही होना चाहिए, मतलब वेट बाय वेट ही होना चाहिए, वेट बाय वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। वेट बाय वॉल्यूम हुआ है तो हम लोग को डायरेक्टली मोलैरिटी के फॉर्मूला से यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि 98 ग्राम और 100 ml, तो हम लोग डायरेक्टली वो यूज़ कर सक रहे। तो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखो। 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 is dissolved in enough water to make 250 ml of solution. If sodium carbonate dissociates completely, molar concentration of sodium ion Na plus and carbonate ion are respectively। फर्स्ट हम लोग इससे मोलैरिटी ढूंढते, क्योंकि मोलार कॉन्सेंट्रेशन बोला है तो पहले मोलैरिटी ढूंढते एंड देन सोडियम आयन एंड कार्बोनेट आयन दोनों का मोलैरिटी अलग से ढूंढेंगे। तो मोलैरिटी कैसे ढूंढते, मोलैरिटी इज इक्वल टू कितना ग्राम से 25.3 डिवाइड बाय मोलार मास 106 दे के रखा है इंटू 1000 ml डिवाइड बाय 250, तो ये हो जाएगा 4। ओके, अभी 25.3 इंटू 4 डिवाइड बाय 106 किया तो मोलैरिटी आ जाएगा 0.954 मोलर। ओके, अभी हम लोग को क्या बोला है कि सोडियम आयन एंड कार्बोनेट आयन का मोलैरिटी ढूंढ के दिखाओ, तो हम लोग इसको पहले डिसोसिएट करते क्योंकि वही बोला है। तो हो जाएगा 2Na प्लस CO3 2 माइनस। तो अभी हम लोग इसका मोलैरिटी ढूंढेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, हम लोग मोलैरिटी क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.954 एंड इसका सिर्फ 9.954। क्यों 2 इंटू किया, क्योंकि 2 आयन्स है, 2 आयन है Na का एंड इसका सिर्फ 1 आयन है, इसलिए हम लोग ने इधर 2 इंटू किया ताकि हम लोग को टोटल पूरा मोलार कॉन्सेंट्रेशन उसका मिल सके। यही कंफ्यूजन होता है कि इधर 2 क्यों किया, 2 इसलिए किया क्योंकि दो आयन है, हम लोग को दोनों आयन का मोलार कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना है, एक का नहीं ढूंढना। हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, तो आयन में कितने हैं, 2 है ना, 2 आयन है तो दोनों का, तो इसको इंटू 2 तो आ जाएगा 1.9
10 m और इसका 0.954 m। तो ऑप्शन चेक करो, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझाने ये डिसोसिएट हो रहा है, तो डिसोसिएट होगा तो वो ऐसे डिसोसिएट होगा ना, 2Na + CO3 2-। तो हम लोग को जो मोलैरिटी मिला है इसको इंटू ये करना पड़ेगा, तभी हम लोग को प्रॉपरली उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन उस आयन का मिलेगा। ओके, ये क्वेश्चन का व्हाट इज द मास ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन 50 ml ऑफ 16.9 weight by volume solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% weight by volume NaCl solution। तो ये कैसे करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान से सुनना। इसमें हम लोग को ना मास ऑफ प्रेसिपिटेट, फर्स्ट हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं। AgNO3 + NaCl gives AgCl + NaNO3। इसमें प्रेसिपिटेट AgCl है, हम लोग को इसका मास ढूंढना है, बट हम लोग को गिवन कंडीशंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो हम लोग कैसे ढूंढना है वो देखते हैं। तो 16.9% वेट बाय वॉल्यूम मतलब 16.9 ग्राम्स में 100 ml सॉल्यूशन है, करेक्ट। पर हम लोग को क्या बोला है, 50 ml में ढूंढो। 50 ml बना है, यूज़ हुआ है, तो 50 ml में कितना होगा, 8.45 ग्राम्स, करेक्ट। 16.9 डिवाइड बाय 2, सॉरी 8.45 ग्राम्स, करेक्ट। वैसे ही NaCl का क्या दे के रखा है, 5.8 ग्राम इन 100 ml। तो 50 ml में कितना, इसका हाफ 5.8 का हाफ इस 2.9 ग्राम्स, करेक्ट। तो अभी हम लोग इससे पहले मोल्स ढूंढते हैं, तो वेट, तो AgNO3 + NaCl AgCl, तो इसका मोल्स ढूंढते हैं। अभी ग्राम्स कितना, 8.45, इसका 2.9 ग्राम्स, इसका मोल्स ढूंढते हैं। AgNO3 का क्या हो जाएगा, Ag का इज 107.8 + N का 14 + 3 48 हो जाएगा, तो आ जाएगा 169.8 एंड NaCl का इज 58.5। तो ये हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8.45 डिवाइड बाय 169.8, तो आ जाएगा 0.049। ओके, एंड इसका आ जाएगा 2.9 डिवाइड बाय 58.5, सॉरी 2.9 डिवाइड 58.5। तो इसका भी उतना ही मोल्स आ रहा है, करेक्ट। दोनों का सेम मोल्स आ रहा है। अगर डिफरेंट आता तो हम लोग इधर लिमिटिंग रिएजेंट का लगा के हम लोग ढूंढते, बट इधर दोनों का सेम मोल्स ही आ रहा है, तो इसका भी मोल्स कितना बनेगा, इतना ही बनेगा। जैसे इसका 1 मोल पे ये भी 1 मोल बन रहा है, तो इसका जब इतना मोल्स रहेगा तभी इसका भी इतना ही मोल्स। तो अभी 0.049 इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास कर देंगे, तो हमें गिवन मास आ जाएगा। तो 0.049 इंटू Ag का 0.7.8 + 35.5, तो आ जाएगा मोलार मास 143.3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.049 से, तो आ जाएगा 7। तो 7 ग्राम्स इज द वेट ऑफ AgCl। इसमें ऑप्शंस नहीं दिया, बट ये PYQ है, ऑफकोर्स देख लेना, इसमें 7 ग्राम का ऑप्शन रहेगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, हम लोग ने कैसे किया समझा है ना। हम लोग ने ये वाला स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग को है ना 50 ml में पूछ के रखा है, हम लोग को 100 ml में नहीं पूछा, हम लोग को सिर्फ 50 ml यूज़ किया, तभी कितना मोल्स बन रहा है, उसके हिसाब से हम लोग को आंसर लाना है। सो प्लीज़ क्या करना है, अभी ये चीज़ से ना बहुत जन कन्फ्यूज हो जाते, बट पहले 16.9 लिख लो कि वेट बाय वॉल्यूम है, तो 16.9 ग्राम 100 ml सॉल्यूशन में है। हम लोग को क्या बोले 50 ml, तो पहले 50 ml में ढूंढ लो, एंड देन आगे सॉल्व हो जाएगा खुद ब खुद। आप एक एक स्टेप क्वेश्चन का एक एक लाइन पढ़ो, उसको डिकोड करते जाओ एंड सॉल्व करते जाओ, इजीली आंसर आता ही है। अभी हम आते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है, रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसका यूनिट इज इक्विवेलेंट लीटर और एन और नॉर्मल। अभी आप बोलोगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अभी इक्विवेलेंट मास क्या है, मोलार मास बाय एन फैक्टर। अभी एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर सबका अलग अलग तरीके से ढूंढते हैं हम लोग। अभी एटम्स, एटम का एन फैक्टर क्या होगा, उसका वैलेंसी, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके शेल में है
उस हिसाब से एटम का वैलेंसी हम लोग बोलते हैं। ओके, अभी आयंस रहेगा तो उसका चार्ज, उसमें कितना चार्ज है, दैट इज द n फैक्टर ऑफ आयंस। अभी Ca2+ लिया तो इसमें कितना चार्ज है 2+, तो n फैक्टर क्या है 2। जैसे एटम का भी, अभी आपने लिया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का कितना वैलेंसी है 3, तो इसका n फैक्टर इज 3। ये वैलेंसी कैसे समझेगा, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल करेंगे उसमें हम लोग देखो, अभी नाइट्रोजन का लास्ट जो शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है, सॉरी जैसे 5 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स s में होता है, p में 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 3 बच गया ना, तो 3 इज द n फैक्टर। कितना वैलेंसी बच गया, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उस जगह पे, होना चाहिए था बट नहीं है, उसको वैलेंसी बोलते। तो उधर 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जैसे ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन्स s शेल में आएगा एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स p शेल में आएगा, बट 2 इलेक्ट्रॉन्स के जगह पे कुछ नहीं है, तो वो वैलेंसी हो गया ऑक्सीजन का। ओके, तो हम लोग इसके बारे में पीरियोडिक टेबल में और समझेंगे, बट अभी के लिए ये समझ लो, वैलेंसी हम लोग ने 10th तक पढ़ा है क्या है, बट ये भी समझ लो कि अगर अभी वो उसके लास्ट में 5 क्यों है 6 क्यों, वो उनका ग्रुप नंबर पीरियड नंबर उस पर डिपेंड करता है, तो वो सब हम लोग पीरियोडिक टेबल में और डिटेल में करेंगे। एसिड्स में क्या होता है, नंबर ऑफ H+ आयन लॉस्ट इज इक्वल टू बेसिसिटी उसको बोलते हैं, बट अभी HCl है, तो इसको हम लोग जब बेस में डालेंगे तो H+Cl- हो जाएगा, तो इसका n फैक्टर कितना आ गया 1, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस लॉस्ट इज इक्वल टू H+ आयंस लॉस्ट इज इक्वल टू बेसिसिटी, उसको ही n फैक्टर बोलते हैं अगर n फैक्टर ढूंढना है। तो वैसे ही बेसिस में NaOH लिया तो H-, राइट, ये OH- डिसोसिएट होगा जब हम लोग इसको डिसोसिएट करेंगे, या फिर ये वाटर बनने को जाएगा जब हम लोग इसको सॉल्व का मतलब एसिड के साथ न्यूट्रलाइज करेंगे, तो इसका n फैक्टर क्या बन जाएगा 1, क्योंकि एक ही OH- लॉस्ट हो रहा है ना, इसके वजह से। एंड सॉल्ट्स में चार्ज ऑन आयन या कैटायन, जैसे NaCl, तो इसमें Na+Cl- है, तो चार्ज क्या है 1, एक ही चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स, मैग्नीट्यूड देखो इसमें भी, तो 1 इज द n फैक्टर ऑफ NaCl। तो वैसे हम लोग ये रिडॉक्स में भी n फैक्टर बहुत यूज होता है, तो अभी समझ लो क्या है, और उसका डिटेल में हम लोग वहां पे समझेंगे। अगर एक क्वेश्चन में ना ऐसा है, हम लोग को रिएक्शन दिया है एंड उसका H3PO4 है, बट लॉस्ट वाटर है ना सिर्फ 2H2O है, तो हम लोग को इससे ये क्लिक होना चाहिए कि H+ सिर्फ 2 ही लॉस हुआ है, क्योंकि सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बना है, बट इधर H3 है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, n फैक्टर उसका 3 टिक करके आते हैं, बट वो रॉन्ग है, क्योंकि 2 आएगा इधर n फैक्टर, बिकॉज रिएक्शन में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन लॉस्ट हुए। तो ये क्लियर रखो कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन लॉस्ट एंड नंबर ऑफ OH आयन लॉस्ट। ऐसा नहीं है कि अभी H2SO4 दे दिया तो इसमें 2 हाइड्रोजन है तो ये दोनों लॉस हो गया, इसका मतलब ऐसा नहीं है। रिएक्शन दिया रहेगा तो रिएक्शन पे देखना है कि कितना H2O रिलीज हो रहा है। अगर एक ही H2O रिलीज हो रहा है ना, इसका मतलब है कि एक ही आयन लॉस हुआ है, मतलब तभी उसका n फैक्टर 1 ही रहेगा। ओके, ये चीज क्लियर रखना। अभी हम लोग समझते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है, गिवन बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास को हम लोग ने ऊपर लिखा था कैसे, मोलार मास बाय n फैक्टर, तो इधर भी लिख दिया मोलार मास बाय n फैक्टर। तो अभी हम लोग ने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास इनटू n फैक्टर। अभी इसको तो फॉर्मूला है इज इक्वल टू मोल्स होता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू n फैक्टर। ओके, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वैसे ही नॉर्मेलिटी को हम लोग और लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर इनटू सॉल्यूशन। अभी आप इसको देखो तो ये किसका फॉर्मूला है, मोलैरिटी, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। ओके, ये आपको है ना रिडॉक्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, तब भी आपको बहुत प्रैक्टिस होगा। अभी के लिए ये सब समझ लो, फॉर्मूलाज वगैरह हम लोग इन डिटेल इक्विवेलेंट क्या है, ये इक्विवेलेंसी क्या है, वो सब हम लोग रिडॉक्स में पढ़ेंगे। अभी इसका क्वेश्चंस आता है टेस्ट वगैरह में ये चैप्टर से, तो हम लोग इसलिए ये एक बार गो थ्रू कर रहे। सिर्फ नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या है, मोलार मास बाय n फैक्टर। उसको हम लोग और एक टर्म में लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू n फैक्टर। तो हम लोग जब नॉर्मेलिटी में लिखेंगे ये, तो हो जाएगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको दूसरा सब भी नहीं आता एंड आपने मोलैरिटी निकाल दिया, उसका एन फैक्टर पता है, तो नॉर्मेलिटी इजीली आप निकाल सकते हो। सो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग 98 ग्राम इन 2000 ml ऑफ सॉल्यूशन। मैं हमेशा क्या करती हूँ, अगर मोलैरिटी वाले सब दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो मैं डायरेक्टली नंबर ऑफ, पहले मोलैरिटी निकाल दी, तो एन फैक्टर कर देती हूँ। सो पहले मोलैरिटी निकाल देते हैं। 98 ग्राम्स, मोलर मास इज 98 इंटू ml में इसलिए 1000/2000, तो आ जाएगा 0.5 मोलर। 0.5 मोलर। अभी हम लोग को H2SO4 का तो पता है कितना है, एन फैक्टर 2। इधर कुछ रिएक्शन नहीं दिया, इसलिए हम लोग जो एन फैक्टर 2 हाइड्रोजन है तो 2 ही लेंगे, इंटू 2 कर देंगे, तो आ जाएगा 1। तो ये आ गया नॉर्मल, तो आ गया नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2 आ गया 1n। तो नॉर्मेलिटी क्या है इस सोल्यूशन का, 1n हो गया। इतना इजी है, डायरेक्टली मोलैरिटी निकालो इंटू एन फैक्टर कर दो। मैं तो ऐसे ही करती थी। ये क्वेश्चन होमवर्क है, सेम फॉर्मूला पे ही है, सो इसमें कुछ ज्यादा नहीं। अभी हम लोग ये समझते हैं, a + 2b गिव्स 3c + 4d। एक इक्वेशन है, हाइपोथेटिकल इक्वेशन। मोल्स ऑफ a रिएक्टेड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ b रिएक्टेड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ c रिएक्टेड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ d रिएक्टेड। ये सही है? नहीं, क्योंकि इधर 2 मोल्स है, इधर 3 है, इधर 4 है, तो हम लोग ये ऐसे लिख नहीं सकते, ये पूरा गलत है, ये रॉन्ग है, राइट। तो लॉ अभी हम लोग है ना ये इक्विवेलेंट इसमें लिख सकते, इक्विवेलेंसी के टर्म्स में लिख सकते। फॉर अ रिएक्शन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। तो हम लोग ऐसे लिख सकते, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए रिएक्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी रिएक्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ डी प्रोड्यूस्ड। समझा इससे कि हम लोग ये ऐसे लिख सकते हैं, इससे पर मोल्स के टर्म में ऐसे नहीं लिख सकते, बट इक्विवेलेंसी के टर्म्स में ऐसे लिख सकते। सो हम लोग इसके बेस पे ना क्वेश्चन से समझते, ओके। इफ 2.4 ग्राम ऑफ मेटल डिस्प्लेसेस 0.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, देन फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो हम लोग इससे ये लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो भी है ऑफ मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन, करेक्ट। अभी इसको हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल को हम लोग कैसे लिखते थे, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट या मास, राइट। तो हम लोग इसका लिखेंगे, गिवन मास कितना है 2.4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ढूंढना है। वैसे हम लोग इक्वल करके इसका भी यही लिख सकते, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। फर्स्ट हम लोग ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी से ये लिख सकते, इसके वजह से हम लोग ये भी लिख सकते इक्वल में। तो गिवन मास कितना है 0.1 ग्राम। इक्विवेलेंट मास को और कैसे लिख सकते, मोलार मास बाय एन फैक्टर। तो हाइड्रोजन का एन फैक्टर क्या है 1 ही, एंड मोलार मास भी क्या है 1 ही, तो क्या आ जाएगा 1। तो अब हम लोग इससे इक्विवेलेंट मास ढूंढ सकते, तो आ जाएगा 24 ग्राम्स, सही। तो हम लोग ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे ऐसे आगे क्वेश्चन। अभी ये और क्लियर होना है ना लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी क्या है। हम लोग अभी के लिए ये समझ लो कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी में हम लोग जब दिया रहेगा तो अभी हम लोग जो इक्वेशन में जितने भी है ना उसको हम लोग इक्वल कर सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स उनका इक्वल कर सकते हैं। उसके टर्म्स पे हम लोग गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, हम लोग उसके फॉर्मूला से हम लोग एक दूसरे को इक्वल करके हम लोग इक्विवेलेंट मास ढूंढ सकते हैं। बस अभी के लिए इतना समझ लो, आगे हम लोग रिडॉक्स में और डिटेल में समझेंगे। ये 74.5 ग्राम ऑफ मेटेलिक क्लोराइड कंटेन्स 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो हम लोग इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन। तो इसका गिवन मास कितना है 74.5, इक्विवेलेंट मास ढूंढना है इज इक्वल टू Cl का गिवन मास इज 35.5 एंड इसका ये गिवन मास इतना। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलार मास बाय एन फैक्टर। तो Cl का मोलार मास इज 35.5 एंड इसका एन फैक्टर 1 ही है, तो डिवाइड बाय 1 कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे लिख लिया, तो ये आ जाएगा 1। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया 74.5 ग्राम्स इज द इक्विवेलेंट वेट। समझा ये कितना इजी है। अभी ये वाला होमवर्क है, ये करते। A1
gram of an element gives A2 gram of its oxide. The equivalent mass of the element is. तो हम लोग को फर्स्ट तो इधर हम लोग को मेटेलिक क्लोराइड दिया हुआ है, तो हम लोग को इसमें से सिर्फ मेटल का ग्राम्स निकालना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल. सो कैसे निकालेंगे? पहले नंबर ऑफ मेटल का, अब ये मेटेलिक क्लोराइड का है, इसमें 35.5 क्लोरीन है, तो हम लोग को मेटल का मास मिल जाएगा 74.5 माइनस 35.5 किया तो करेक्ट. तो ये कितना होता है 35 प्लस 39 ग्राम्स हो जाएगा करेक्ट. 74.5 माइनस 35.5 39 ग्राम्स हो जाएगा. एंड देन हम लोग वो फॉर्मूला से कर सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन इज मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन. तो कितना है 39 ग्राम है. इक्विवेलेंट वेट ढूंढना है, इज इक्वल टू ये कितना है क्लोरीन का 35.5 है, एंड इसका मोलार मास बाय एन फैक्टर क्या होता है 35.5/1, तो ये आ जाएगा 30, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा 35.51. तो ये 1 हो गया. तो हम लोग को इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल मिल गया इस 39 ग्राम्स. ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं. ये HW है, ये क्वेश्चन कर. A1 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट गिव्स A2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड. द इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट. इसमें भी हम लोग को है ना पूरा मेटल ऑक्साइड का जो भी है वो A1 मास है ना वो पूरे मेटल ऑक्साइड का है, मतलब एलिमेंट जो है उसको मेटल ऑक्साइड अभी हम लोग बोल रहे हैं. तो हम लोग को है ना सिर्फ मेटल का चाहिए, तो कैसे होगा A1 माइनस A2 ग्राम्स हो जाएगा गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास. तो हम लोग को ढूंढना है मेटल का, इज इक्वल टू A2 इज द गिवन मास ऑफ ऑक्साइड, A2 ग्राम ऑफ ऑक्साइड राइट. एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का कितना होगा गिवन मास बाय मोलर गिवन मास बाय एन फैक्टर. तो गिवन मास कितना है 16, एंड ऑक्सीजन में वैलेंसी कितना होता है 2 का, हम लोग ने ऊपर देखा. तो इसका ये कितना आ जाएगा 8. तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 8. तो हम लोग इससे इक्विवेलेंट वेट ढूंढ सकते हैं राइट, इज इक्वल टू 8 इंटू A1 माइनस A2 बाय A2. तो ये ऑप्शन चेक करो, वो इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट. तो तो अभी ये क्वेश्चन में एन ऑक्साइड ऑफ अ मेटल कंटेन्स 40% ऑक्सीजन बाय वेट, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल्स. तो हम लोग पहले इसमें ऑक्सीजन कितना है 40% है, 40 ग्राम है इन टोटल 100 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड में करेक्ट. तो हम लोग को 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड है, उसमें 40 ग्राम ऑक्साइड है, तो हम लोग को मेटल का मास मिल सकता है. तो 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60 ग्राम इज द मेटल का मास. तो हम लोग इसको डायरेक्टली फिर जो फॉर्मूला यूज करते हैं उससे कर सकते हैं. गिवन मास 60 डिवाइड बाय इसका इक्विवेलेंट वेट ढूंढना है, इज इक्वल टू 40 इज द गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन. फिर इक्विवेलेंट वेट क्या है ऑक्सीजन का 8 है, मोलार मास बाय एन फैक्टर, तो 16/2 किया तो 8 आ गया. तो ये पाई आ जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 12. समझा इससे? बहुत इजी है. 40% ऑक्सीजन देख के आप कंफ्यूज मत होना. 40% ऑक्सीजन मतलब 40 ऑक्सीजन है 100 ग्राम ऑफ जो भी पूरा मेटल ऑक्साइड है. तो हम लोग को 100 माइनस 40 से मेटल का मास मिल जाएगा. एंड देन हम लोग रेगुलरली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है. तो डाइल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन. डाइल्यूशन का मतलब है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, एंड कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट. जैसे अभी एक बीकर लो, उसमें आपने शुगर डाला एंड उसमें आप पानी ऐड करते जा रहे हो, बहुत सारा पानी ऐड कर दिया. इसका मतलब अभी जो शुगर सॉल्यूशन है ना उसको आपने बहुत डाइल्यूट कर दिया. अभी आपने दूसरे बीकर में उतना पानी लिया एंड देन पानी रिमूव करते जा रहे हो, रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट करते. तो जो शुगर सॉल्यूशन है ना उसमें शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया. तो वो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट, एंड डाइल्यूशन इज एडिशन ऑफ सॉल्वेंट. अभी जो मोल्स ऑफ सोल्यूट रहता है ना वो कांस्टेंट ही रहेगा. तो हम लोग जो मोल्स ऑफ सोल्यूट है ना तो उसको कैसे कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम मतलब मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट ले सकते करेक्ट. अभी हम लोग ने जब हम लोग NU पता है जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में करते हैं इसको कांस्टेंट लिया था, तो हम लोग क्या करते थे N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U कर देते थे. वैसे इधर भी है MV को हम लोग ने जब कांस्टेंट लिया तो इसका मतलब जब M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम तो जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ना उतना उसका वॉल्यूम कम होगा, एंड जितना कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उतना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा.
जो कि हम लोग ये एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे अभी इसमें देखो हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब इधर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता रहेगा। एंड अभी हम लोग वाइस वर्सा, जब हम लोग इधर से वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, मतलब V1 का वैल्यू कम होता जा रहा है, बट M1 है वो बढ़ता जा रहा है। समझा? इससे हम लोग को ये समझा कि M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो हम लोग इससे हम लोग ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ओके, इससे हम लोग ने ये समझ लिया अच्छे से। अभी ग्राफ पूछा ना MV का, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है, इसके वजह से। एंड इधर ही हम लोग ने क्या वही चीज एक्सप्लेन किया जो मैंने अभी बताया। जैसे हम लोग ने V2 बढ़ाया तो ऑफकोर्स V2 हम लोग ने इधर बढ़ाया तो V1 कम हो रहा है, V1 कम हो रहा है, और M1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो M1 उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, ये वाले इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। एंड इधर M2 जिधर वॉल्यूम बढ़ रहा है उधर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, जो कि हम लोग इससे इजीली रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो ये ना इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें इतना मोलार था जब इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या सोल्यूशन था, तो अभी कितना मोलारिटी होगा जब इतना सोल्यूशन ऐड किया या इतना निकाल दिया, या ऐसे भी पूछेंगे कि इतना मोलार हो गया तो इसका सोल्यूशन कितना ऐड हुआ रहेगा, ये पूछ लेंगे। सो ये वाला फॉर्मूला पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ये फॉर्मूला नहीं है, कंसेप्ट ही है कि डाइल्यूशन किया तो ऐसा होगा, एंड कंसंट्रेशन से क्या। सो हम लोग ये एक रिलेशन आता है, एंड इसको हम लोग नॉर्मेलिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट भी कांस्टेंट ही रहेगा, तो NV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2 भी लिख सकते हैं। ओके, अभी ये हम लोग क्वेश्चन है 100 ml डेसी नॉर्मल HCl इज मिक्स्ड टू 100 ml सेमी नॉर्मल H2SO4, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। पहले N1 क्या है, डेसी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल मतलब 10⁻⁻1, तो उसको 1/10 भी लिख सकते हैं। इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 ml। एंड अगर हम लोग को है ना इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेट V1, इसमें 100 ml, सेमी नॉर्मल मतलब 1/2 इंटू इसका वॉल्यूम इज 100 ml। एंड हम लोग को इसमें पूछा है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। तो ये दोनों जब मिक्स किया तो रिजल्टिंग मिक्सचर का आप नॉर्मेलिटी बताओ। तो ये कैसे करना है, N1 V1 प्लस N2 V2 गिव्स नॉर्मेलिटी एंड V टोटल। हम लोग को इससे नॉर्मेलिटी मिल जाएगा। तो N1 कितना है 1/10, ये कितना हो जाएगा 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू V टोटल कितना है 200 ml, तो 60/200 हो जाएगा। तो हम लोग को नॉर्मेलिटी मिल जाएगा 3/10, इसको 0.3 भी लिख सकते हैं। नॉर्मेलिटी मिल जाएगा हम लोग को रिजल्टिंग मिक्सचर का। अगर रिजल्टिंग मिक्सचर पूछा है तो ये दोनों को ऐड कर देना है। उसका वॉल्यूम देखो, हम लोग दो चीज 100 ml ऑफ वाटर और 200 ml ऑफ वाटर मिक्स करेंगे, उसमें कुछ भी किसका भी कॉन्सेंट्रेशन होने दो, कुछ भी होने दो, तो 300 ml वॉल्यूम बनेगा ही ना। तो हम लोग वॉल्यूम टोटल उससे डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट नॉर्मेलिटी क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि दोनों में कितना है एंड उसके हिसाब से। सो ये फॉर्मूला ऐसे लिखना है अगर रिजल्टिंग मिक्सचर पूछा है तो। ओके, एंड सेम मोलैरिटी भी पूछा रहेगा, रिजल्टिंग मोलैरिटी तो भी वो ऐसे ही करना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% H2SO4 बाय मास बोला है, एंड हैज डेंसिटी इतना, वॉल्यूम ऑफ, पहले हम लोग इससे ना मोलैरिटी निकाल देते हैं। तो मोलैरिटी आ जाएगा, फॉर्मूला है 98% इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइड बाय मोलार मास। तो ये 98 कट तो आ जाएगा 18 मोलार। अभी आगे बढ़ते, वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 m H2SO4 इज, मतलब इतना कॉन्सेंट्रेशन के लिए कितना वॉल्यूम लगेगा, 1 लीटर इंटू 0.1 m H2SO4 को कितना वॉल्यूम लगेगा 18 m के लिए। ओके, ये M1 सॉरी ये V1, ये M1, ये V2, ये M2। समझा? हम लोग को इससे वॉल्यूम निकालना है। हम लोग को ये देके रखा है कि 1 लीटर ऑफ 0.1 m H2SO4 बनाने के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड है इतने मोल कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो वॉल्यूम ढूंढेंगे इससे, तो 0.1/18 तो आ जाएगा वॉल्यूम, तो आ जाएगा 1/180। ये ml में है, इसको लीटर्स में कर देंगे तो 1000
बाय 180 आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5.55 समथिंग, तो ए इज द करेक्ट। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज टू बी एडेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 100 ml ऑफ 0.5 मोलैरिटी NaOH सोल्यूशन टू मेक इट 0.1 सोल्यूशन, मतलब 0.5 मोलैरिटी है 100 ml में, तो कितना वॉल्यूम और चाहिए टू मेक इट 0.1 m। तो वॉल्यूम पहले ढूंढो इससे, 50 बाई 0.1 तो आ जाएगा 500 ml। पर इसमें क्वेश्चन में देखो व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज टू बी एडेड, यहाँ पे कितना 500 लीटर ml लगेगा इतने को ये इंटू 0.1 मोलैरिटी में इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए 500 ml लगेगा। बट इसमें पूछा है ऐड कितना करना है, इसका मतलब इधर 100 ml ऑलरेडी है, 400 ml ही ऐड करना है, तभी वो 500 ml बन जाएगा। एंड देन ये इजीली इतने मोल में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो 400 सेंटीमीटर क्यूब ऐड करना पड़ेगा ताकि हम लोग इसको इतने मोल कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकें। ये होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है जैसे किया है, इसमें भी हम लोग को यही दिया है 98%। पहले मोलैरिटी ढूंढना है, देन बोला है 0.5 लीटर ऑफ इतना H2SO4 सोल्यूशन के लिए कितना ये लगेगा सेंटीमीटर क्यूब लीटर, वॉल्यूम ही पूछा है ऑफकोर्स। अभी हम आते हैं एटॉमिक मास यूनिट। हम लोग ने एटॉमिक मास ढूंढा था, एक एटम का मास ढूंढा था, राइट। क्या आता है, गिवन मास मतलब जो एटम का मास है 12, 16 वो सब हम लोग ने ढूंढा था, इनटू मास ऑफ अ प्रोटॉन, करेक्ट। अभी हम लोग को एटॉमिक मास यूनिट जो AMU हम लोग लगाते थे ना, उसको डिफाइन करते। उसको कैसे डिफाइन करते, इट इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली 1/12 ऑफ अ मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम, इट इज रिप्रेजेंटेड एज AMU। तो हम लोग इसको डिराइव करते हैं, मास ऑफ 1 AMU इज इक्वल टू क्या बोले 1/12 ऑफ कार्बन 12, 1/12 इंटू 12 इंटू कार्बन 12 मतलब 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो आ जाएगा हम लोग को 1.6 इंटू 10⁻⁻24 1 AMU का वैल्यू। यस, समझा इससे हम लोग ने 1 AMU का वैल्यू। ये इसका डेफिनेशन है, इसमें 1/12 क्यू है, कार्बन 12 ही क्यू यूज किया है, ये मुझे नहीं पता, ये डेफिनेशन है बुक्स में है, इसलिए ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन दिया हुआ है, इसमें क्या क्यू ये सब नहीं आता। ओके, सो इसको ऐसे ही डिफाइन किया है, 1 AMU को ऐसे ही डिफाइन किया है कि 1/12 इंटू 12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, समझा ना। सो अभी अगर ये हम लोग ने जो AMU का जो डेफिनेशन है वही चेंज करके अगर क्वेश्चन पूछा, तो जैसे इफ 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/4 ऑफ अ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 एटम ऑफ Mg इन द AMU। अगर उन लोग ने हम लोग को AMU का डेफिनेशन ही बदल दिया तो 1 AMU क्या हो जाएगा 1/4 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, तो 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, कार्बन एटम का मास कितना, इतना ही, तो क्या हो जाएगा 3 mp, राइट। अभी हम देखेंगे Mg का मास कितना है 24 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, करेक्ट। अगर जब 1 AMU था तभी 24 इंटू इतना था, राइट। अभी 3 AMU हो गया, तो कितना होगा इसका मास AMU के टर्म्स में, ऑफकोर्स 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, वही 8 AMU हो जाएगा। तो न्यू टर्म में, न्यू जब डेफिनेशन हम लोग कर रहे हैं तो इसका Mg का मास क्या होगा 8 AMU, समझा ये हम लोग ने। अगर ये क्वेश्चन ऐसे दिया ना, इसके लिए हम लोग को ये समझना जरूरी है कि इसका डेफिनेशन क्या है, कि 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम, ओके, ये डेफिनेशन है। वैसे ही हम लोग ने जब डेफिनेशन ही चेंज कर दिया कि 1/4 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो 1/4 इंटू 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो 3 प्रोटॉन हो गया। तो जब 1 AMU में 1 Mg में इस 24 AMU या मास ऑफ प्रोटॉन भी लिख सकते हैं। तो जब 1 AMU में 3 मास ऑफ प्रोटॉन्स है तो 1 Mg का न्यू मास में कितना हो जाएगा 8 AMU हो जाएगा न्यू डेफिनेशन के हिसाब से। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे इसका, ओके, इसलिए हम लोग ने ये इधर लिखा है, वरना इसका दूसरा कुछ ऐसा सिग्निफिकेंस है नहीं और एटॉमिक मास यूनिट का, बस ये एक डेफिनेशन है, इसके बेस पे थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए हम लोग ने क्वेश्चन भी देखा कि ये कैसे क्वेश्चन किया हुआ है, राइट। भी और एक क्वेश्चन है
इफ द एटॉमिक मास unit U were defined to be 1/5 of the mass of atom of C12, what would be the atomic weight? फर्स्ट तो 1 AMU ढूंढते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन. ओके, ये 1 AMU का वैल्यू. एंड इसमें पूछा क्या है कि एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन इन AMU क्या रहेगा, जब एटॉमिक वेट ऑफ ऑन कन्वेंशनल स्केल इज 14. पता है ना ये तो हम लोग को. तो हम लोग इससे ये 1N 14 AMU आता है. एंड जब 1N न्यू सिस्टम में लिया तो AMU का वैल्यू ही बदल गया, राइट. तो हम लोग इधर AMU का न्यू वैल्यू लिखेंगे तो कैसे आएगा, जैसे हम लोग ने इधर किया कि mg को डिवाइड बाय, देखो mg को हम लोग ने इधर 1 mg 24 AMU है, तो AMU न्यू टर्म्स में कितना है 3 मास प्रोटॉन्स कितना है 3 AMU है, तो डिवाइड बाय 3 कर दिया तो 1 mg में 8 AMU ही बचा न्यू सिस्टम में. तो इधर भी मैं वही बोल रही हूँ कि 1N में 14 AMU है, तो न्यू सिस्टम के हिसाब से N में कितना होना चाहिए 5/12. डिवाइड करेंगे ना ऑफकोर्स, तो 5 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा समथिंग 5.83. तो B इज द करेक्ट ऑप्शन. बट आपको ये समझना ज़रूरी है कि इसमें क्या पूछा है. इसमें पूछा है कि 1N इज 14 AMU, तो अभी हम लोग को AMU का ही वैल्यू बदल दिया है, तो हम लोग AMU को उससे डिवाइड कर देंगे सो दैट हम लोग को न्यू मास डेफिनेशन में 1N का कितना AMU आ रहा है वो समझेगा. समझा आपको? आई थिंक अभी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है एंड आई होप आपको सब समझा होगा. एंड जो भी नहीं समझा है ना, प्लीज़ मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, मैं उस पर समझाने का कोशिश करूँगी, या फिर आई विल पोस्ट शॉर्ट वीडियोज़ या कुछ उस पर, सो दैट और क्लियर हो आपको. एंड आज DPP आ जाएगा तो सॉल्व. एंड NCERT लाइन्स हम लोग ने आज लेक्चर में कवर नहीं किया, बट आई वॉन्ट कि आप लोग, मैं PDF सेंड कर दूंगी, आप लोग करो घर पे. उसमें असर्शन रीजन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, प्लीज़ सॉल्व करो. ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट. 5 पार्ट्स हम लोग ने 5 पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है. 1.5 आवर है मैक्सिमम, सो प्लीज़ कंप्लीट करो. उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो. क्वेश्चन हम लोग ने लेक्चर में ही बहुत सारे लिए हैं, वो सॉल्व करो. DPP का सॉल्व करो, NCERT लाइन्स वाले क्वेश्चन करो. एंड ये चैप्टर आपके लिए हो गया, इसके अलावा और कुछ नहीं करना बस. ओके, एंड आई होप सो ये लास्ट वाला कंसेप्ट समझा होगा. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको 2-3 बार समझने का कोशिश करो, खुद से थोड़ा कंसेप्ट में घुसने का, उसमें कैसे क्वेश्चन करना है वो कोशिश करो, आपको आ जाएगा पक्का. एंड एट द एंड थैंक यू, सब अच्छे से हो जाएगा. आप ये पूरा अच्छे से करो एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट.